नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणपत सर के फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज में अब तक हमने इस टेस्ट सीरीज के 17 टेस्ट और वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिए। पिछली क्लास में हमने वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट सॉल्यूशन किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। आज के जो 18 नंबर टेस्ट है और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो तीसरा टेस्ट है, इसमें है इटली और जर्मनी का एकीकरण, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित आज का यह टेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम सामग्री और हार्डवेयर से संबंधित जो टॉपिक है, उससे भी 10-15 प्रश्न रहने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू इटली के एकीकरण के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में कौन सी बाधाएं सम्मिलित थी? इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी? कौन कौन सी बाधाएं थी इटली के एकीकरण में? इटली की भौगोलिक अवस्थिति, पोप का राज्य रोम मध्य इटली में होना और इटली में ऑस्ट्रिया की उपस्थिति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद का अभाव। तो इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी? तो ये सभी बाधाएं जो इटली के एकीकरण में मुख्य रूप से थी। 1, 2, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। इटली के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं: ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति, पोप की उपस्थिति, इटली के नेताओं में विचारधारा विभिन्न, राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रवाद का अभाव, इटली के सामंत व कुलीन वर्ग प्रतिक्रियावादी थे, इटली का भौगोलिक बिखराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इटली को पोप के अधीन सभी राज्यों के संघ के रूप में एकीकृत करने का पक्षधर था? निम्नलिखित में से कौन इटली को पोप के अधीन सभी राज्यों के संघ के रूप में एकीकृत करने का पक्षधर था? जियोबर्टी, 4 नंबर ऑप्शन। जियोबर्टी संघीय राज्य का समर्थक था। वह पोप के अधीन इटली के सभी राज्यों के संघ का पक्षधर था। मेजिनी इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में करना चाहता था। गैरिबोल्डी भी इसका समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनरी संस्था के संबंध में कौन से कथन सत्य है? कार्बोनरी संस्था के संबंध में कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि यह इटली में स्थापित एक गुप्त संगठन था। इटली में स्थापित एक गुप्त संगठन था जो इटली के एकीकरण का सहायक तत्व था। कार्बोनरी संस्था जो इटली के में स्थापित एक गुप्त संगठन था जो इटली के एकीकरण में एक सहायक तत्व के रूप में था। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा है कि इस संस्था ने इटली में राष्ट्रवाद का प्रसार, इटली की वैधानिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। इस संस्था ने इटली में राष्ट्रवाद का प्रसार, इटली की वैधानिक स्वतंत्रता का समर्थन किया था। तीसरा कि कार्बोनेट संस्था का ध्वज लाल, काले व नीले रंग का था। कार्बोनेट संस्था का जो ध्वज था यह लाल, काले और नीले रंग का था। तीसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। चौथा, इसकी स्थापना 1810 में नेपल्स में हुई थी। कार्बोनरी जो संस्था है इसकी स्थापना 1810 के अंदर नेपल्स में हुई थी। चौथा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। 2 नंबर ऑप्शन। कार्बोनरी संस्था का गठन 1810 ईस्वी में हुआ। इनकी बैठकें कोयले की खानों कार्बन क्षेत्र में होती थी। कालांतर में मोर्से, रोमाग्ना सहित संपूर्ण इटली में इसका विस्तार हुआ। राष्ट्रवाद का प्रसार, इटली की वैधानिक स्वतंत्रता तथा ऑस्ट्रिया व फ्रांस विदेशी शक्तियां का विरोध का कार्य किया। लाल, काले व नीले रंग का ध्वज कार्बोनरी संस्था का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नारों में से कौन सा नारा मैजिनी का नहीं है? इनमें से कौन सा नारा जो मैजिनी का नहीं है? मैजिनी के जो नारे थे वो थे: ईश्वर में विश्वास करो, सभी संगठित रहो और इटली को दासता से मुक्त करो। ईश्वर में विश्वास करो, सभी संगठित रहो और इटली को दासता से मुक्त करो। ये तीनों नारे मैजिनी के थे। लेकिन स्वतंत्र इटली अमर है, स्वतंत्र इटली अमर है, ये जो नारा था, ये नारा था गेरिबाल्डी का। गेरिबाल्डी का नारा था स्वतंत्र इटली अमर रहे। 3 नंबर ऑप्शन है, नारा मैजिनी का नहीं था। मैजिनी ने यंग इटली के माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिए: परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करो। मैजिनी का उद्देश्य था इटली को एकता व स्वतंत्रता प्रदान करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबस का समझौता कब हुआ, किसके मध्य हुआ। कोलंबस का समझौता कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था। तो कोलंबस का समझौता कब हुआ था, तो यह हुआ था जुलाई 1858 में। किनके मध्य हुआ था, नेपोलियन तृतीय और केऊर के मध्य। 4 नंबर ऑप्शन। कोलंबस समझौता 21 जुलाई 1858 को नेपोलियन तृतीय व केऊर के मध्य हुआ। इस समझौते की शर्तें इस प्रकार थी। पहली शर्त है कि परमा मेडोना व टस्कनी में जनमत संग्रह होगा। नेपल्स, सिसिली व पोप की स्थिति यथावत रहेगी। अगर ऑस्ट्रिया सार्डिनिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है तो फ्रांस 2 लाख सैनिक सार्डिनिया को देगा। युद्ध विजय के पश्चात वेनेशिया व लोमार्डी के प्रदेश सार्डिनिया को मिलेंगे। वहीं नीस और सेवाय प्रदेश है जो सार्डिनिया फ्रांस को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमने मुझे अपनी ही मातृभूमि पर विदेशी बना दिया। तुमने मुझे अपनी ही मातृभूमि पर विदेशी बना दिया, किसने कहा था, गेरिबाल्डी ने। 2 नंबर ऑप्शन। उपयुक्त कथन गेरिबाल्डी ने काउर से कहा जब नीस, जो गेरिबाल्डी की जन्मभूमि थी, नीस का क्षेत्र जो है फ्रांस के अधिकार में हो गया था 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असुमिलित है। कौन सा जोड़ा जिसमें असुमिलित है। एक तरफ उस पुस्तक और पत्रिकाओं के नाम दे रखे हैं और सामने इनके संपादकों के व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले रिसार्जी मेंटा। रिसार्जी मेंटा जो यह नेपोलियन तृतीय की नहीं बल्कि यह जो एक पत्रिका थी, यह थी केऊर के द्वारा संचालित की गई। रिसार्ज मेटा केऊर की थी, ना कि नेपोलियन तृतीय की। तो पहला ही ऑप्शन इसका सम्मिलित होगा। दूसरा, संयुक्त इटली मेजिनी की इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता जियोबार्टी के द्वारा शुरू की गई थी। चौथा, इटलिया इटलिया डेल पोपेल मेजिनी के द्वारा शुरू किया गया था। तो चौथा ऑप्शन भी सत्य है। केऊर ने 1847 में इल रिसार्जिंटो रिसार्जिमेंटो नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। केऊर इटली के एकीकरण में विदेशी सहयोग को आवश्यक मानता था। इसी कारण उसने कहा कि हम चाहे या न चाहे मगर हमारा भाग्य फ्रांस के ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विला फ्रैंका की संधि के संबंध में कौन से कथन सत्य है। विला फ्रैंका की संधि के संबंध में कौन कौन से कथन है जो इसमें से सत्य होंगे। सबसे पहला कि यह संधि 11 जुलाई 1859 को यह संधि 11 जुलाई 1859 को इटली के विला फ्रैंका में ऑस्ट्रिया के शासक जोसेफ तथा नेपोलियन तृतीय के मध्य हुई थी। विला फ्रैंका की जो संधि है, यह संधि 11 जुलाई 1859 को इटली के विला फ्रैंक में ऑस्ट्रिया के शासक जोसेफ तथा नेपोलियन तृतीय के मध्य हुई। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा है कि परमा मेडोना व टस्कनी में यथा स्थिति रहेगी, जनमत संग्रह नहीं होगा। परमा मेडोना और टस्कनी में यथा स्थिति रहेगी, जनमत संग्रह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरा कि पोप के नेतृत्व में संघ का गठन होगा। पोप के नेतृत्व में संघ का गठन होगा। तीसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि वेनेशिया सार्डिनिया के पास व लोमार्डी ऑस्ट्रिया के पास रहेगा। तो इसमें जो ये उल्टा दे दिया, क्योंकि वेनेशिया जो ऑस्ट्रिया के पास रहेगा और लोमार्डी सार्डिनिया के पास रहेगा। लोमार्डी ये सार्डिनिया के पास रहेगा और वेनेशिया जो ऑस्ट्रिया के पास रहेगा, इसमें उल्टा दे दिया। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सही कथन इसके हैं 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। विला फ्रैंका की संधि 11 जुलाई 1859 को 11 जुलाई 1859 को इटली के विला फ्रैंका में ऑस्ट्रिया शासक जोसेफ तथा नेपोलियन तृतीय ने युद्ध विराम संधि हुई। युद्ध विराम के पीछे निम्न कारण थे। नेपोलियन तृतीय अपने पड़ोस में शक्तिशाली राष्ट्र नहीं चाहता था। इस संधि के अंतर्गत वेनेशिया ऑस्ट्रिया को तथा लोमार्डी सार्डिनिया के पास रहेगा। फ्रांस की कैथोलिक जनता को भय था कि अगर इटली स्वतंत्र हो गया तो पोप को खतरा हो सकता है। नेपोलियन को सैनिक व आर्थिक क्षति अधिक हो गई थी और ऑस्ट्रिया अपना कोई शत्रु नहीं बनाना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण से संबंधित हुए युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इटली के एकीकरण से संबंधित जो युद्ध हुए थे, उन युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर जो युद्ध दे रखा है, मैंगतो का युद्ध। मैंगतो का जो युद्ध हुआ था, यह 1859 का था। हालांकि ये चारों ही युद्ध जो 1859 के ही है। तो मैंगतो का युद्ध हुआ था, यह 4 जून 1859 को हुआ था। 4 जून, 4/6/1859 को हुआ था। दूसरे नंबर पर पोलेस्टा का युद्ध। पोलेस्टा का जो युद्ध हुआ था, यह 30 मई को हुआ था। 30/5/1859 को।
तीसरे नंबर पर है सेल्फरिनो का युद्ध। सेल्फरिनो का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 24 जून, 24/6/1859 को। और चौथे नंबर पर है मोंटेब्लो का युद्ध। मोंटेब्लो का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 20 मई 1859 को। 20 मई 1859 को, 20/5/1859, 20 मई 1859 को हुआ था। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर यह मोंटेब्लो का युद्ध ही आएगा, जो 20 मई का है। इसके पश्चात पोलेस्टा का युद्ध, जो 30 मई का है। इसके पश्चात मैंगतो का युद्ध, जो 4 जून का है। और सबसे अंत में आएगा सेल्फरेनो का युद्ध, जो 24 जून 1859 का है। तो इसमें 4, 2, 1 और 3 नंबर ऑप्शन। 29 अप्रैल 1859 को ऑस्टिन ने युद्ध की घोषणा की। समझौते के मुताबिक फ्रांस ने 2 या 3 मई 1859 को 2 लाख सैनिक सार्डिनिया की सहायता में भेजे। सार्डिनिया, परस फ्रांस व ऑस्ट्रिया के मध्य निम्न 4 प्रमुख युद्ध हुए, जिसमें सबसे पहले है मोंटेबेलो का युद्ध 20 मई 1859 को। दूसरे नंबर पर है पोलेस्टा का युद्ध। पोलेस्टा का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 30 मई 1859 को। 30 मई 1859 को। तीसरे नंबर पर है मैंगेतो का युद्ध। मैंगेतो का युद्ध हुआ था, जो 4 जून 1859 को हुआ था। 4 जून 1859 को। और चौथे नंबर पर है सेल्फरिनो का युद्ध, जो 24 जून 1859 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ लॉ ऑफ पेपल गारंटीज। लॉ ऑफ पेपल गारंटीज के संबंध में कौन से कथन असत्य है? लॉ ऑफ पेपल गारंटीज के संबंध में कौन से कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला है कि यह कानून विक्टर इमैनुअल द्वारा 13 मई 1871 को लाया गया। यह कानून जो है विक्टर इमैनुअल के द्वारा 13 मई 1871 को लाया गया था। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा कि इस कानून के अनुसार पोप का निवास स्थान वेटिकन सिटी रखा गया। इस कानून के अनुसार पोप का निवास स्थान वेटिकन सिटी रखा गया। दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरा कि इस कानून के जरिए पोप को इटली की सत्ता के अधीन रखा गया। इस कानून के जरिए जो पोप को इटली की सत्ता के अधीन नहीं रखा गया था, बल्कि पोप की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की गई थी। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा ऑप्शन है कि वेटिकन सिटी को संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दिया गया। वेटिकन सिटी को संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दिया गया था। तो चौथा ऑप्शन भी इसका सही होगा। 3 नंबर इसका गलत होगा। लॉ ऑफ पेपल गारंटीज विक्टर इमैनुअल द्वारा 13 मई 1871 को कानून लाया गया, जिसमें पोप की स्थिति को स्पष्ट किया गया। पोप का निवास स्थान वेटिकन सिटी होगा। यहाँ पोप की सर्वोच्च सत्ता रहेगी। इटली के कानून यहाँ पर लागू नहीं रहेंगे और न ही इटली इनमें हस्तक्षेप करेगा। विदेश नीति को स्वतंत्र रखा। वेटिकन संप्रभु राष्ट्र होगा। पोप पायस नोम, जो 1846 से 78 तक रहे थे, ने इसे स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के संबंध में उक्त कथन किस विद्वान का है? इटली के एकीकरण के संबंध में उक्त कथन कौन से विद्वान का है कि मैजिनी की आत्मा, केऊर का मस्तिष्क, गैरिबोल्डी की तलवार तथा विक्टर इमैनुअल ने शरीर बनकर इटली को एक किया। इटली के एकीकरण के संबंध में उक्त कथन कौन से विद्वान का है कि मैजिनी की आत्मा, केऊर का मस्तिष्क, गैरिबाल्डी की तलवार तथा विक्टर इमैनुअल ने शरीर बनकर इटली को एक किया था? तो यह कहा था मेरियट ने। 2 नंबर ऑप्शन। अध्याय गुच। द गुच ने कहा केयूर की कलम, गैरिबाल्डी की तलवार और विक्टर के सहयोग से इटली एक हुआ। कैटलबी ने कहा कि केयूर के बिना मैजिनी का आदर्शवाद तथा गैरिबाल्डी की वीरता निष्प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्टाफिमी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? केल्टाफिमी का युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था? तो यह 1860 में हुआ था। लाल कुर्ती दल और नेपल्स की सेनाओं के मध्य। 1 नंबर ऑप्शन। केल्टाफिमी का युद्ध 15 मई 1860 को गैरिबाल्डी के नेतृत्व में लाल कुर्ती दल और नेपल्स के बुर्बो वंश के फ्रांसीसी द्वितीय की सेनाओं के बीच हुआ, जिसमें नेपल्स की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? कौन सा जोड़ा इसमें असंगत है, असुमेलित है? सबसे पहला सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के मध्य। ये सही है। दूसरा सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध पर्सा और इंग्लैंड के मध्य नहीं हुआ था, बल्कि पर्सा और फ्रांस के मध्य हुआ था। पर्सा और इंग्लैंड नहीं था, पर्सा और फ्रांस था। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित होगा। क्रीमिया का युद्ध रूस और तुर्की के मध्य। और सेल्फ्रेनो का युद्ध सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के मध्य। सेल्फ्रेनो का युद्ध सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के मध्य। क्रीमिया का युद्ध रूस तुर्की के मध्य। सेडोवा का युद्ध पर्सा और फ्रांस के मध्य। और सेडोन का युद्ध फ्रांस और पर्सा के मध्य। तो सेडोन का युद्ध और सेडोवा का युद्ध दोनों ही जो फ्रांस और पर्सा के मध्य हुए थे।
2 नंबर इसमें असुमिलित है। सेडोवा का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच 3 जुलाई 1866 को हुआ। इस युद्ध में पर्सा विजित हुआ और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही कोड का चयन कीजिए। इटली के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है प्लोम्बियस समझौता। प्लोम्बियस समझौता, प्लोम्बियस जो समझौता हुआ था, यह प्लोम्बियस समझौता हुआ था 1858 के अंदर। प्लोम्बियस समझौता 1858 का। दूसरे नंबर पर है विला फ्रैंक की संधि। विला फ्रैंक की जो संधि है यह 1859 की है। विला फ्रैंक की संधि जो हुई थी यह जुलाई 1859 में हुई थी। ज्यूरिख की संधि, ज्यूरिख की संधि यह भी 1859 की, लेकिन यह नवंबर 1859 में हुई थी। ज्यूरिख की संधि नवंबर 1859 को हुई थी। और सेडोवा की संधि, सेडोवा की संधि जो हुई थी 1866 के अंदर हुई थी। तो इसमें चारों ही है जो कर्मवाइज है। सबसे पहले प्लोम्बियर समझौता आएगा 1858 का, फिर विला फ्रैंक की संधि 1859, ज्यूरिख की संधि नवंबर 1859 और सेडोवा की संधि 1866। 4 नंबर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। प्लोम्बियर समझौता 21 जुलाई 1858, विला फ्रैंक की संधि 11 जुलाई 1859, ज्यूरिख की संधि 10 नवंबर 1859 और सेडोवा का युद्ध है जो 3 जुलाई 1866 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के प्रथम चरण से पूर्व निम्नलिखित राज्यों एवं उनके शासकों के विवरण में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इटली के एकीकरण के प्रथम चरण से पूर्व निम्नलिखित राज्यों और उनके शासकों में से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है। सबसे पहला सिसिली, सिसिली पर बुर्बो वंश के राजकुमार द्वारा शासन किया जा रहा था। मेडोना, मेडोना ऑस्ट्रिया के राजकुमार द्वारा शासित था। वेनेसिया सीधे ऑस्ट्रिया के द्वारा शासित था। और चौथे नंबर पर बोलागना, बोलागना इटली के एक शाही परिवार द्वारा, बोलागना इटली के शाही परिवार द्वारा नहीं बल्कि बोलागना जो पोप के द्वारा शासित था, बोलागना क्षेत्र पोप के द्वारा शासित था, इटली के शाही परिवार द्वारा नहीं। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें असुमिलित होगा। 1815 के वीना कांग्रेस में, 1815 के वीना कांग्रेस के पश्चात परमा में, परमा में नेपोलियन की पत्नी मेरी लुइस, टस्कनी में फर्डिनेट, टस्कनी में फर्डिनेट द्वितीय हैब्सबर्ग वंश, मेडोना में फ्रांसिस चतुर्थ हैब्सबर्ग, नेपल्स व सिसिली में बुर्बो वंश का शासन था। मध्य इटली में लाजियो, रोमाग्ना, बोलाग्ना पोप के द्वारा शासित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्सेनिक कांड का संबंध है, आर्सेनिक कांड का संबंध किससे, इटली के एकीकरण से। 4 नंबर ऑप्शन। ओर्सिनो इटालवी राष्ट्रवादी था, ओर्सिनो जो इटालवी राष्ट्रवादी था जिसने 1858 में नेपोलियन तृतीय की हत्या करने के लिए उस पर बम फेंका था। ओर्सिनो को लगता था कि नेपोलियन तृतीय इटली के एकीकरण के प्रति उपेक्षा का भाव रखता था। ओर्सिनो 1831 में कार्बोनरी संस्था का सदस्य रह चुका था। ओर्सिनो इटालवी राष्ट्रवादी था जिसने 1858 में नेपोलियन तृतीय की हत्या करने के लिए उस पर बम फेंका था। ओर्सिनो को लगता था कि नेपोलियन तृतीय इटली के एकीकरण के प्रति उपेक्षा का भाव रखता था। ओर्सिनो 1831 में कार्बोनी संस्था का सदस्य रह चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्जेंटी विद्रोह क्या था। सार्जेंटी विद्रोह क्या था, तो सार्जेंटी विद्रोह था पीडमार्ट की जनता द्वारा 1821 में किया गया विद्रोह जिसे मैटरनिक ने दबा दिया था। 1820 में नेपल्स की जनता ने संविधान को लेकर विद्रोह किया। 1821 में पीडमार्ट की जनता ने सार्जेंटी का विद्रोह किया जिसे मैटरनिक के द्वारा दबा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधक तत्वों को पहचान कीजिए। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधक तत्व कौन कौन से थे। सबसे पहला कि जर्मनी के राज्यों में धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असमानताएं विद्यमान होना। जर्मनी के राज्यों में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताएं विद्यमान रहना, विदेशी शक्तियों के जर्मनी में रुचि लेना, मैटरनिक प्रणाली और बौद्धिक जागृति का अभाव, ये चारों ही कारण हैं जो जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख बाधक तत्वों में से थे। तो इसमें चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। 2 नंबर ऑप्शन। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख बाधाएं, ऑस्ट्रिया की जर्मनी में उपस्थिति, मैटरनिक प्रणाली, बौद्धिक जागृति का अभाव, विदेशी शक्तियों की जर्मनी में रुचि जिसमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोल्वरिन संघ, जोल्वरिन संघ के संबंध में असत्य कथन है। जोल्वरिन संघ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है।
पहला कि इसकी स्थापना गेस्टन समझौते के अंतर्गत की गई थी। जोलवरीन संघ की जो स्थापना की गई थी, यह गेस्टन समझौते के अंतर्गत, सुझाव के अंतर्गत नहीं, बल्कि फ्रेडरिक लिस्ट के सुझाव पर इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना भी की गई थी 1833 ईस्वी के अंदर। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा, यह सीमा शुल्क संघ था। जो भी राज्य इस संघ का हिस्सा बन जाता था, उन राज्यों के मध्य व्यापार निःशुल्क रहता था। जोल्वरिन संघ ने जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। इस संघ ने क्षेत्रीय भावना को समाप्त किया और राष्ट्रवादी नेतृत्व को मजबूती प्रदान की। तो 4 नंबर ऑप्शन बी इसमें सही है, पहला इसमें गलत होगा। फ्रेडरिक लिस्ट के सुझाव पर 1833 में जोल्वरिन संधि हुई। 1 जनवरी 1834 से जोल्वरिन संघ औपचारिक रूप से आरंभ हुआ। 1850 तक जर्मनी के सभी राज्य इस संघ का हिस्सा बन चुके थे। इस प्रकार जोल्वरिन ने जर्मनी का आर्थिक एकीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने सर्वप्रथम होल्स्टाइन का विलय डेनमार्क में किया? कौन से शासक ने सर्वप्रथम होल्स्टाइन का विलय डेनमार्क में किया था? फ्रेडरिक सप्तम ने। 2 नंबर ऑप्शन। होल्स्टाइन क्षेत्र का विलय 1852 में हुई लंदन संधि का उल्लंघन करते हुए मार्च 1862 में अपने नए संविधान के तहत होल्स्टाइन को पूरी तरह से डेनमार्क में मिला दिया गया। फ्रेडरिक सप्तम ने इसका विलय डेनमार्क में किया। नोम क्रिश्चियन ने भी फ्रेडरिक सप्तम की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब और किसके मध्य हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी और किसके मध्य हुई थी? यह मई 1871 में हुई थी, फ्रांस और पर्सा के मध्य। 3 नंबर ऑप्शन। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को पर्सा और फ्रांस के मध्य। इसकी शर्तें थी मेज स्ट्रासबर्ग अल्सास व लोरेन प्रदेश फ्रांस से लिए। स्ट्रासबर्ग का वेलफ्रोड किला फ्रांस के पास का रोम विले को मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेस्टाइन समझौता कब और किन के मध्य हुआ था? गेस्टाइन समझौता कब हुआ और किन के मध्य हुआ? तो गेस्टाइन समझौता हुआ था अगस्त 1865 में पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य। 1 नंबर ऑप्शन। गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 को पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोनिंगराज का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ? कोनिंगराज का युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था? कोनिंगराज का युद्ध हुआ था 1866 में पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य। 3 जुलाई 1866 ईस्वी के बीच कोनिंगराज का युद्ध पर्सा व ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। इस युद्ध को ऑस्ट्रो पर्सन युद्ध, सेडोवा का युद्ध, कोनिंगराज का युद्ध, 7 सप्ताह का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1815 में स्थापित बर्सेनसेफ्ट क्या था? 1815 में स्थापित बर्सेनसेफ्ट क्या था? छात्र संगठन। 3 नंबर ऑप्शन। 1815 में स्थापित बर्सेनसेफ्ट एक छात्र संगठन था। जेना विश्वविद्यालय के छात्रों ने मैटरनिक की निरंकुशवादी व्यवस्था के विरोध में बर्सेनसेफ्ट नामक संगठन की स्थापना की। इसका आदर्श वाक्य था सम्मान, स्वतंत्रता और पितृभूमि। इसी प्रकार की गतिविधियों के कारण मैटरनिक ने काल्सवाद डिक्री जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैटरनिक ने 1819 में जारी कालस्वाद आदेश या डिक्री का उद्देश्य क्या था? मैटरनिक के 1819 में जारी कालस्वाद आदेश या कालस्वाद डिक्री का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जर्मनी के राष्ट्रवादी छात्र संगठनों को नियंत्रित करना। 4 नंबर ऑप्शन। जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने व दमन के उद्देश्य से मैटरनिक ने 1819 में डाइट का सम्मेलन बुलाकर कालस्वाद डिक्री जारी की। इसके द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों को संगठन बनाने और सभा करने पर रोक लगा दी गई। साथ ही क्रांतिकारी गुप्त समितियों और प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जर्मनी के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले नंबर पर है सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1871 के अंदर। सेडान का युद्ध 1871 में। जोल्वरिन समझौता 1819 का है। जोल्वरिन समझौता 1819 का। प्राग की संधि 1866 की है। डेनमार्क के साथ वीना संधि। डेनमार्क के साथ वीना जो संधि हुई थी 1864 की है।
और राइन संघ की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1806 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले राइन संघ की स्थापना ही आएगा 5 नंबर ऑप्शन जो 1806 का है। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा जोल्वरिन समझौता जो 1819 का है। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा डेनमार्क के साथ डेनमार्क के साथ वीना संधि 1864। उसके पश्चात प्राग की संधि 1866 और सबसे अंत में आएगा सेडान का युद्ध जो 1871 का है। 5, 2, 4, 3 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। राइन संघ की स्थापना 1806, जोल्वरिन समझौता 1819, डेनमार्क के साथ वीना संधि अक्टूबर 1874, प्राग की संधि 23 अगस्त 1866, सेडान का युद्ध 1 सितंबर 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद और किसने कहा था कि हमने दरार को कागज के टुकड़े से ढक दिया। किस घटना के बाद और किसने कहा कि हमने दरार को जो कागज के टुकड़े से ढक दिया। तो यह गेस्टाइन समझौते के बाद कहा था और बिस्मार्क के द्वारा कहा गया था। गेस्टाइन समझौता बिस्मार्क की कूटनीतिक कूटनीतिज्ञ विजय थे। बिस्मार्क ने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं था कि ऑस्ट्रिया का कोई राजनयिक इस समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। बिस्मार्क ने जानबूझकर जर्मन बहुसंख्यक आबादी वाली होलेस्टाइन होलेस्टाइन डची ऑस्ट्रिया को दी थी ताकि यहाँ वहां विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की स्थिति पैदा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंगत जोड़ा कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है। सबसे पहला लिप्सन। यह इतिहास के सबसे बड़े मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जनक नेपोलियन है। लिप्सन ने कहा कि यह इतिहास के सबसे बड़े मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जनक नेपोलियन था। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दूसरा, मोल्टके मोल्टके ने कहा कि 1871 के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गया। 1871 के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गया। यह बात मोल्टके ने नहीं कही थी बल्कि यह बात कही थी हेजन ने। हेजन ने कहा था कि 1871 के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गया था। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा, थियर्स थियर्स ने कहा कि सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की नहीं बल्कि फ्रांस की हार हुई थी। और कैटलवी ने कहा कि परसा और फ्रांस के युद्ध सेडान परसा और फ्रांस का युद्ध जो सेडान का युद्ध था ने जर्मनी को यूरोप की मालकिन और बिस्मार्क को जर्मनी का स्वामी बना दिया था। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सत्य है। तो इसमें पूछा कौन सा जोड़ा असंगत है। 2 नंबर। हेजल ने कहा कि 1871 में के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा अब बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन में रानी इसाबेल को जनता ने विद्रोह कर पद त्यागने पर मजबूर किया। स्पेन में रानी इसाबेल को जनता ने विद्रोह कर पद त्यागने पर मजबूर किया। फिर उत्तराधिकारी के रूप में किसको लेकर फ्रांस व परसा में विवाद उत्पन्न हुआ। स्पेन में रानी इसाबेल को जनता ने विद्रोह कर पद त्यागने पर मजबूर किया। फिर उत्तराधिकारी के रूप में किसको लेकर फ्रांस व परसा में विवाद उत्पन्न हुआ था। फ्रांस और परसा में विवाद किसको लेकर उत्पन्न हुआ था। राजकुमार लियोपोल्ड। 3 नंबर ऑप्शन। स्पेन विद्रोह 1868 के परिणाम स्वरूप साम्राज्ञी इसाबेल को पद त्यागना पड़ा। फिर 2 वर्ष बाद परसा के शासक विलियम प्रथम के संबंधी राजकुमार लियोपोल्ड को स्पेन का सम्राट बनाने का निश्चय किया। आरंभिक असहमति के बाद 19 जून 1870 को लियोपोल्ड ने स्पेन का राजा बनना स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्स के तार का संबंध किन 2 देशों से है। परसा और फ्रांस से। एम्स के तार का संबंध परसा व फ्रांस से है। वर्ष 1867 में स्पेन में विद्रोह हुआ जिसके चलते रानी इसाबेल ने पद त्याग दिया। इस रिक्त पद पर बिस्मार्क के सुझाव पर विलियम प्रथम ने होहे होहेजेलन वंश के लियोपोल्ड को नामित किया। इस निर्णय का फ्रांस के राजदूत बेनेडिक्ट ने विरोध किया। इस पर सर्वसहमति से लियोपोल्ड का नाम वापस ले लिया गया। विलियम प्रथम ने बेनेडिक्ट के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर इसकी संपूर्ण सूचना एक तार के माध्यम से बिस्मार्क के पास बर्लिन भेजी थी जिसे एम्स का तार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेक्शंस एंड रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। बिस्मार्क। पुस्तक रिलेक्शंस एंड रेमिनिसेंसेज के लेखक बिस्मार्क है। यह इनकी आत्मकथा है जिसमें बिस्मार्क के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है। बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक
कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन कांग्रेस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बर्लिन बर्लिन कांग्रेस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इसका आयोजन 13 अगस्त से 20 अक्टूबर 1878 को किया गया था। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। इसका जो आयोजन किया गया था यह 13 जून से 13 जुलाई 1878 के मध्य किया गया था। 13 जून से 13 जुलाई 1878 के मध्य हुआ था, ना कि 13 अगस्त से 20 अक्टूबर तक। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा कि बर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता बिस्मार्क ने की थी। बर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता बिस्मार्क ने की थी। इसका उद्देश्य बाल्कन देशों व ओटोमन साम्राज्य के मध्य विवादों का समाधान करना था। बर्लिन कांग्रेस के तहत मोंटेनेग्रो व सर्बिया को आजाद कर दिया। बर्लिन कांग्रेस के तहत मोंटेनेग्रो व सर्बिया को आजाद कर दिया। तो चौथा ऑप्शन भी इसका सही है। पहला ऑप्शन इसका गलत होगा और 2, 3 और 4 इसके सही होंगे। सही कथन पूछे 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन। बर्लिन कांग्रेस का आयोजन 13 जून से 13 जुलाई 1878 को मध्य बर्लिन में बिस्मार्क की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। इसके परिणाम निम्न निकले। मोंटेनेग्रो व सार्बिया को आजाद कर दिया। माल्डेरिया व वालिकिया रोमानिया को दिए। बुल्गारिया को स्वतंत्र किया। बोस्निया व हर्जगोविना को प्रशासनिक नियंत्रण में दिया। इसके अलावा बेसरबिया द्वीप रूस को व साइरस द्वीप इंग्लैंड को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीना कांग्रेस 1815 के निर्णय के अनुसार राइन संघ का नाम बदलकर क्या किया। वीना कांग्रेस 1815 की वीना कांग्रेस के अनुसार राइन संघ का नाम बदलकर क्या किया था। तो इसका नाम बदलकर क्या था, जर्मन परिसंघ। जर्मन परिसंघ के निर्माण का उद्देश्य जर्मनी में राष्ट्रीयता का निर्माण हो। यह 39 राज्यों का एक ढीला ढाला संघ था। ऑस्ट्रिया के सम्राट को इस संघ का अध्यक्ष बनाया गया तथा उपाध्यक्ष पर्सा के सम्राट को बनाया गया। फ्रैंकफर्ट में संघ की एक डाइट बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। बिस्मार्क के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। पहला कि बिस्मार्क ने फ्रैंकफर्ट संसद से अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया। बिस्मार्क ने फ्रैंकफर्ट संसद से अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया था। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि बिस्मार्क ने 1861-62 में इटली में पर्सा के राजदूत के रूप में कार्य किया था। पर्सा के राजदूत के रूप में कार्य किया था 1861-62 के मध्य किया था। बिस्मार्क ने किया था, लेकिन इटली में नहीं किया था, बल्कि यह कार्य किया था पेरिस के अंदर। पेरिस में जो बिस्मार्क 1861-62 में पर्सा के राजदूत के रूप में कार्य किया था, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि बिस्मार्क ट्रिग्लोफ का सदस्य होने के कारण कट्टर अनुदारवादी, सैन्यवादी तथा स्वतंत्र विदेश नीति के पक्षधर थे। बिस्मार्क जो ट्रिग्लोफ का सदस्य होने के कारण कट्टर अनुदारवादी, सैन्यवादी तथा स्वतंत्र विदेश नीति के पक्षधर थे। 3 नंबर ऑप्शन भी इसका सत्य है। चौथा है कि बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक कहा जाता है। बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक कहा जाता है। चौथा ऑप्शन भी इसमें सही होगा। तो 2 नंबर इसका गलत है। बिस्मार्क का जन्म 1815 में ब्रेडेनबर्ग में हुआ। फ्रैंकफर्ट संसद से राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ। बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक कहा जाता है। बिस्मार्क ने पेरिस में 1861-62 तक पर्सा के राजदूत के रूप में कार्य किया। बिस्मार्क का मानना था कि महान समस्याओं का समाधान भाषणों, बहुमत के प्रस्ताव से नहीं होगा, बल्कि रक्त व लौह नीति से होगा। ट्रिग्लोफ का सदस्य होने के कारण कट्टर अनुदारवादी, सैन्यवादी, एकतंत्रवादी तथा स्वतंत्र विदेश नीति के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ स्थित था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो प्रारंभिक मुख्यालय इसका स्थित था लेस सक्सेस में। 4 नंबर ऑप्शन। यूएनओ का आरंभिक मुख्यालय लेस सक्सेस यूएसए में था। वर्ष 1952 में यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के टर्टल बे में मैनहट्टन द्वीप पर स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस व जापान युद्ध 1904-5 के पीछे का प्रमुख कारण क्या था। रूस व जापान युद्ध 1904-5 के पीछे का प्रमुख कारण क्या था। जापान की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियां, अगाड्रे संकट, मंचूरिया व कोरिया के प्रश्न को लेकर, या फिर मोरक्को संकट को लेकर। रूस और जापान के युद्ध के पीछे का प्रमुख कारण कौन सा था। तो प्रमुख कारण था मंचूरिया व कोरिया के प्रश्न को लेकर। 3 नंबर ऑप्शन।
रूस व जापान युद्ध 1904-5। मंचूरिया व कोरिया के प्रश्नों को लेकर रूस व जापान के मध्य 8 फरवरी 1904 से लेकर 5 सितंबर 1905 तक कई युद्ध हुए थे, जिनके अंदर सबसे पहले नंबर पर है पार्ट आर्थर का युद्ध 1904, यालू नदी का युद्ध 1904, येलो सी का युद्ध 1904, संपाद का युद्ध 1905, मुकंदन का युद्ध 1905 और सुसीमा का युद्ध भी 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बाल्कन युद्ध 1912-13, प्रथम बाल्कन युद्ध 1912-13 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्रथम बाल्कन युद्ध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है कि बाल्कन क्षेत्रों से तुर्की आधिपत्य हटा दिया गया, बाल्कन क्षेत्रों से तुर्की आधिपत्य हटा दिया गया, मैसेडोनिया का विभाजन कर उत्तरी भाग सर्बिया को व दक्षिणी भाग यूनान को दिया गया, क्रीट व सेलेनिया का प्रदेश यूनान को दिए गई। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही है। चौथा है कि अल्बानिया का क्षेत्र बुल्गारिया को दिया गया, तो अल्बानिया का जो क्षेत्र है किसी को नहीं दिया गया था, बल्कि अल्बानिया का क्षेत्र स्वतंत्र रखा गया था, तो इसलिए यह बुल्गारिया को नहीं दिया था, बल्कि इसे अल्बानिया के क्षेत्र को स्वतंत्र रखा था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। प्रथम बाल्कन युद्ध 1912-13 का आरंभ मोंटेनेग्रो में मैसेडोनिया के विषय पर तुर्की क्षेत्र पर आक्रमण के द्वारा किया गया। मई 1913 तक यह युद्ध चलता रहा। इसमें तुर्की पराजित हुआ। ब्रिटेन के हस्तक्षेप से युद्ध शांत हुआ। दोनों पक्षों के मध्य लंदन शांति समझौता 1913 में हुआ, जिसके प्रावधान निम्न थे। इसके प्रावधान कौन कौन से थे? इसके प्रावधान निम्न थे, जिस पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया व रूस के भी हस्ताक्षर थे। बाल्कन क्षेत्रों में तुर्की आधिपत्य हटा, अल्बानिया को स्वतंत्र कर दिया, क्रीट व सेलेना प्रदेश यूनान को दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलिफेन योजना का संबंध किससे है? सेलिफेन योजना का संबंध किससे है? तो सेलिफेन योजना युद्ध की रणनीति से संबंधित योजना है। जर्मन जनरल अल्फ्रेड वोन सिलिफेन ने 1905 में युद्ध की स्थिति में जर्मन सेना द्वारा पहले फ्रांस और फिर रूस पर आक्रमण करने संबंधी योजना बनाई थी। उसके बाद जर्मन जनरल बने हेलमुथ वॉन मोल्टके जूनियर ने सेलिफेन प्लान में थोड़ा बदलाव किया और प्लान के मुताबिक बताई गई सेना से कम दोनों सेना अ, कम संख्या में सेना दोनों मोर्चों पर अटैक के लिए रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगाड्र कांड निम्नलिखित में से कौन सी दो यूरोपीय शक्तियां आमने सामने थी? अगाड्र कांड में कौन सी दो यूरोपीय शक्तियां आमने सामने थी? फ्रांस और जर्मनी। 2 नंबर ऑप्शन। 1911 में फैज विद्रोह को दबाने तथा यूरोपीय लोगों की रक्षा के लिए फ्रांस ने सेना भेजी, परंतु जर्मनी ने इसका विरोध किया और अपना पैंथर नामक युद्धपोत अगाड्र बंदरगाह पर भेज दिया। इससे अंतरराष्ट्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन में किस देश को कौन सा क्षेत्र नहीं मिलने के कारण उसने सम्मेलन को बीच में ही त्याग दिया था? पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर कौन सा देश था जिसने कौन सा क्षेत्र नहीं मिलने के कारण सम्मेलन को बीच में त्याग दिया था? तो इटली ने सम्मेलन बीच में त्यागा था, फ्यूम क्षेत्र नहीं मिलने के कारण। 3 अगस्त 1914 को इटली ने तटस्थता की घोषणा की। 26 अप्रैल 1915 को मित्र राष्ट्रों द्वारा लंदन की गुप्त संधि द्वारा उसे अपने गुट में सम्मिलित करने पर राजी कर लिया। इटली को युद्ध जीतने के पश्चात दक्षिणी ताइरोल, गारिजिया, इरिट्रिया तथा अल्बानिया द्वीप समूह देने का वचन दिया। पेरिस शांति सम्मेलन में इन प्रदेशों पर निर्णय होना शेष था। इससे पहले ही इटली ने एड्रियाटिक सागर में स्थित फ्यूम बंदरगाह की मांग की, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत के विरुद्ध बताकर इसे अस्वीकार कर दिया। फलतः इटली 4 बड़ों की परिषद से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े 4 परिषद का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन है जो पेरिस के 4 बड़े परिषद का सदस्य नहीं था? तो यह जो परिषद थी, इस परिषद के अंदर सम्मिलित था इटली का ऑरलैंडो, वुडरो विल्सन जो अमेरिका का, लॉयड जॉर्ज इंग्लैंड का और जापान इसमें शामिल नहीं था, बल्कि इसमें जो फ्रांस शामिल था। फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंसो इसके अंदर सम्मिलित था।
तो इटली का ऑरलैंडो, अमेरिका का वुडरो विल्सन, इंग्लैंड का लॉयड जॉर्ज और फ्रांस का क्लेमेंसो इसमें सम्मिलित था। जापान इसमें सम्मिलित नहीं था। 4 नंबर ऑप्शन। पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णयों को प्रभावित करने वाले 4 महान व्यक्तियों में अमेरिका के वुडरो विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस का क्लेमेंसो और इटली का ऑरलैंडो सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है। एक तरफ देशों के नाम है, सामने उनकी पुस्तकें हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो एक दूसरे पर उत्तरदायित्व डालने के प्रयास में जो पुस्तकें जारी की गई थी, इन पुस्तकों का संबंध किन से है। तो ब्लू बुक का संबंध इंग्लैंड से, व्हाइट बुक का संबंध रूस से है। व्हाइट बुक का संबंध रूस से नहीं है, बल्कि व्हाइट बुक का जो संबंध है, व्हाइट बुक का संबंध है जर्मनी से। व्हाइट बुक का संबंध जर्मनी से है। रूस से संबंधित जो बुक जारी की गई थी वो ऑरेंज बुक थी। रूस से संबंधित जो बुक जारी की थी वह ऑरेंज बुक थी। व्हाइट बुक का संबंध जर्मनी से है। ब्राउन बुक बेल्जियम और रेड बुक ऑस्ट्रिया से। तो ब्राउन बुक ब्राउन बुक बेल्जियम, रेड बुक ऑस्ट्रिया और ब्लू बुक इंग्लैंड से। 1, 3 और 4 सही है। 2 नंबर इसका सम्मिलित होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का उत्तरदायित्व एक दूसरे के ऊपर डालने के प्रयास में निम्न पुस्तकें जारी की। रूस ऑरेंज बुक, फ्रांस येलो बुक, ऑस्ट्रिया रेड बुक, जर्मनी व्हाइट बुक, बेल्जियम ब्राउन बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसोदा कांड का संबंध किन दो देशों से था। फसोदा कांड का संबंध कौन से देशों से था। तो फसोदा कांड का संबंध था इंग्लैंड और फ्रांस से। 4 नंबर ऑप्शन। 1898 में फ्रांस की सेना ने श्वेत नील पर फ्रांस का झंडा गाड़ दिया। 1898 में फ्रांस की सेना ने श्वेत नील पर फ्रांस का झंडा गाड़ दिया। इस पर इंग्लैंड के सेनापति कीचनर ने फ्रांस के सेनापति मार्चेंट को हटने के लिए कहा। इससे एक बार दोनों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि 1899 में दोनों में संधि हो गई। इसके बाद 1904 में हार्दिक समझौता हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य, जिसके तहत इंग्लैंड का मिस्र पर तथा फ्रांस का मोरक्को पर अधिकार स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर कांसा ब्लाका संकट। कांसा ब्लाका संकट कब का है। तो कांसा ब्लाका संकट है 1908 का। दूसरे नंबर पर है टोजियर घोषणा। टोजियर घोषणा 1905 की। टोजियर घोषणा 1905 की। तीसरे नंबर पर अगाड्र संकट। अगाड्र संकट जो है यह 1911 का है। और चौथे नंबर पर है द्वितीय बाल्कन संकट। द्वितीय बाल्कन संकट 1913 का है। तो इसमें सबसे पहले आएगा टोजियर घोषणा 1905 की, कांसा ब्लाका 1908 की, अगाड्र 1911 और द्वितीय बाल्कन संकट 1913। 2, 1, 3 और 4 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्दिक समझौते के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हार्दिक समझौते से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। पहला कि यह समझौता 1904 में ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य हुआ। हार्दिक समझौता 1904 के अंदर ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य हुआ। इस समझौते में फ्रांस की ओर से विदेश मंत्री डेलकस तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में लेस्डाउ ने भाग लिया था। इस समझौते में फ्रांस की ओर से विदेश मंत्री डेलकस तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में लेस्डाउ ने भाग लिया। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि इस समझौते में मिस्र व मोरक्को के विवाद को सुलझाया गया। हार्दिक समझौते के अंदर मिस्र व मोरक्को के विवाद को सुलझाया। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि नाइजीर व चाड का क्षेत्र ब्रिटेन को दिया। नाइजीर और चाड का जो क्षेत्र यह ब्रिटेन को नहीं दिया था, बल्कि यह जो क्षेत्र दिया था यह अब फ्रांस को दिया गया था। नाइजीर और चाड का क्षेत्र फ्रांस को दिया गया था, ब्रिटेन को नहीं। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा। हार्दिक समझौता ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य 1904 में हुआ था। इस समझौते में फ्रांस के प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डेलकस तथा ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व लेंसडाउन के द्वारा किया गया था। इसकी शर्तें थी मिस्र व मोरक्को का विवाद सुलझाया गया, नाइजर व चाड का क्षेत्र फ्रांस को दिया गया, मैनामा थाईलैंड पर संयुक्त स्वामित्व रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में यह कथन किसका है। पहले विश्व युद्ध के संबंध में यह कथन किसका है कि अब यूरोप के सारे दीपक बुझ रहे हैं, हमारे जीते जी पुनः प्रज्वलित नहीं होंगे। प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में किसने कहा था कि अब यूरोप के सारे दीपक बुझ रहे हैं और हमारे जीते जी पुनः प्रज्वलित नहीं होंगे। तो यह कहा था एडवर्ड ग्रे ने। 2 नंबर ऑप्शन।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एडवर्ड ग्रे ने कहा था कि अब यूरोप के सारे दीपक बुझ रहे हैं और हमारे जीते जी पुनः प्रज्वलित नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध की कुछ घटनाएं दे रखे इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहला है कि सोम नदी का युद्ध। सोम नदी का युद्ध कब हुआ था? तो सोम नदी का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था जुलाई 1916 में। जुलाई 1916 जुलाई 1916 में सोम नदी का युद्ध हुआ था। दूसरे नंबर पर है वर्दून की लड़ाई। वर्दून की लड़ाई हुई थी, यह हुई थी फरवरी 1916 में। वर्दून की लड़ाई फरवरी 1916 में। तीसरे नंबर पर है मारने की लड़ाई। मारने की लड़ाई हुई थी सितंबर 1914। सितंबर 1914 सितंबर 1914 को मारने की लड़ाई हुई। और जटलैंड का युद्ध हुआ था मई 1916 में। मई 1916। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा यह आएगा मारने की लड़ाई। जो मारने की लड़ाई जो सितंबर 1914 की है। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा वर्दून की लड़ाई। वर्दून की लड़ाई जो फरवरी 1916 की है। तीसरे नंबर पर इसमें जो आएगा यह आएगा जटलैंड का युद्ध जो मई 1916 का है। और चौथे नंबर पर आएगा सोम का युद्ध। सोम नदी का युद्ध जो जुलाई 1916 का है। तो इसमें 3, 2, 4 और 1, एक नंबर ऑप्शन। मारने की लड़ाई 5 से 12 सितंबर 1914 को। वर्दून की लड़ाई 21 फरवरी 1916 से 16 दिसंबर 1916 तक चली। सोम नदी का युद्ध 1 जुलाई 1916 को और जटलैंड का युद्ध 31 मई 1916 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन में की गई संधियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पेरिस शांति सम्मेलन में कौन कौन सी संध्या की गई थी और यह संध्या जो कब कब की गई थी इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले की गई थी सबसे पहले इसमें जो दे रखे वो है सेवरे की संधि। सेवरे की संधि कब की गई थी? तो सेवरे की संधि की गई थी अगस्त 1920 में। सेवरे की संधि की गई थी अगस्त 1920 के अंदर। दूसरे नंबर पर है ट्रियानो की संधि। ट्रियानो की संधि कब हुई थी? तो ट्रियानो का संधि हुई थी जून 1920 में। ट्रियानो की संधि जून 1920 में। तीसरे नंबर पर है न्यूएली की संधि। न्यूएली की संधि कब हुई थी? तो यह हुई थी नवंबर 1919 में। नवंबर 1919 के अंदर है जो न्यूएली की संधि हुई थी। और चौथे नंबर पर वर्साय की संधि। वर्साय की संधि हुई थी जून 1919 में। वर्साय की संधि जून 1919 में। और पांचवें नंबर पर है सेंट जर्मन की संधि। सेंट जर्मन की संधि कब हुई थी? तो सेंट जर्मन की संधि हुई थी सितंबर 1919 के अंदर। सितंबर 1919 में सेंट जर्मन की संधि हुई थी। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा वो आएगा वर्साय की संधि। वर्साय की संधि जो जून 1919 के। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा यह आएगा सेंट जर्मन की संधि जो सितंबर 1919 की है। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा न्यूएली की संधि। न्यूएली की संधि जो नवंबर 1919 की है। चौथे नंबर पर इसमें आएगा ट्रियानो की संधि। ट्रियानो की संधि जो जून 1920 की है। और पांचवें नंबर पर जो इसमें आएगा वो आएगा सेवरे की संधि। सेवरे की संधि जो अगस्त 1920 की है। 4, 5, 3, 2 और 1। 4, 5, 3, 2 और 1, 4 नंबर ऑप्शन। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी में। सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया में। न्यूएली की संधि 27 नवंबर 1919 को बुल्गारिया में। ट्रियानो की संधि 4 जून 1920 को हंगरी में। सेवरे की संधि 10 अगस्त 1920 को तुर्की में। लुसाने की संधि 24 जुलाई 1923 को तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि के तहत जर्मन में क्या सैन्य परिवर्तन किए गए? वर्साई की संधि के तहत जर्मन के अंदर कौन से सैन्य परिवर्तन किए गए थे? सबसे पहला कि जर्मनी की अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई। जर्मनी की अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी। कील नहर क्षेत्र का असैन्यकरण कर दिया तथा उसकी तटस्थता स्थापित की गई। जर्मनी की स्थल सेना 1 लाख तथा वायुसेना निषेध कर दिया गया था। चौथा ऑप्शन है कि नौसेना को 15,000 तक सीमित कर सभी पनडुब्बियों को जब्त कर लिया गया था। तो वर्साई की संधि में जर्मनी के सैनिक परिवर्तनों में ये चारों ही ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होंगे। 4 नंबर ऑप्शन। वर्साई की संधि 28 जून 1919 में मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर प्रतिबंध लगाए गए जो इस प्रकार है। राइन प्रदेश का असैन्यकरण कर उसके तटस्थता स्थापित कर दी। कील
नहर क्षेत्र का असैन्यीकरण कर दिया तथा उसकी तटस्थता स्थापित की गई। जर्मनी के सभी पनडुब्बियों को जब्त कर लिया गया। वायुसेना भंग कर दी। नौसेना 15,000 तथा स्थल सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि में कौन सी धारा में युद्ध का संपूर्ण उत्तरदायित्व जर्मनी पर डाल दिया गया? कौन सी संधि की कौन सी धारा में युद्ध का संपूर्ण उत्तरदायित्व जो जर्मनी पर डाल दिया गया था? तो वर्साई की संधि में धारा 231 के तहत जो युद्ध का सारा भार है, उत्तरदायित्व जो जर्मनी पर डाला गया था। 4 नंबर ऑप्शन। वर्साई की संधि में कुल 439 धाराएं थी। इस हेतु जर्मनी की क्षतिपूर्ति संबंधित निम्न व्यवस्था की गई। युद्ध के समय सिविल संपत्ति के नुकसान का हर्जाना जर्मनी को देना होगा। जर्मनी द्वारा दी जाने वाली राशि का निर्णय क्षतिपूर्ति आयोग के द्वारा तय किया जाएगा। जर्मनी के द्वारा युद्ध के बाद होने वाली विधवाओं को पेंशन देनी होगी। जर्मनी फ्रांस को कोयले की मांग पूरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन के पश्चात सांटुंग विवाद किन दो देशों के मध्य उत्पन्न हुआ? पेरिस शांति सम्मेलन के पश्चात सांटुंग विवाद जो कौन से दो देशों के मध्य उत्पन्न हुआ था? चीन और जापान के मध्य। 3 नंबर ऑप्शन। पेरिस शांति सम्मेलन में सांटुंग का प्रदेश जापान को मिला था, जिससे चीन व जापान के मध्य अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। जिस मित्र राष्ट्रों को मध्य मार्ग अपनाते हुए सांटुंग पर राजनीतिक अधिकार चीन को दे दिया गया, जबकि आर्थिक अधिकार जापान का स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के तहत और कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से पीछे हट गया था? किस संधि के तहत और कौन सा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध से पीछे हटा था? तो प्रथम विश्व युद्ध से जो पीछे हटा था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत, और यह पीछे हटा था रूस। 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई और इस संधि के साथ ही रूस ने जो प्रथम विश्व युद्ध से किनारा कर लिया था। 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई। अक्टूबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति के बाद विकट आंतरिक स्थिति और युद्ध में लगातार होते नुकसान के कारण 1917 में रूस युद्ध से पीछे हट गया था और 3 मार्च 1918 को जर्मनी से वर्तमान बेलारूस के ब्रेस्ट लिटोवस्क में रूस के साथ संधि कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं दे रखे हैं, इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहला कि इटली का युद्ध में प्रवेश। इटली ने युद्ध में प्रवेश कब किया था? तो इटली ने युद्ध में प्रवेश किया था मई 1915 को। मई 1915 को जो इटली ने युद्ध में प्रवेश किया था। सोवियत संघ का युद्ध से बहिर्गमन। सोवियत संघ ने युद्ध से एग्जिट कब किया था? तो यह किया था 3 मार्च 1918 को, जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। इस संधि के पश्चात युद्ध से किनारा कर लिया था। अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया था 1917 में। 1917 में अमेरिका की एंट्री होती है। 1918 में रूस एग्जिट करता है। सेलिफेन प्लान कब का? तो सेलिफेन प्लान है जो यह प्रथम विश्व युद्ध से पहले का, यह 1905 का। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर सेलिफेन प्लान आएगा। इसके पश्चात इटली का युद्ध में प्रवेश आएगा। तीसरे नंबर पर अमेरिका का युद्ध में प्रवेश आएगा और चौथे नंबर पर आएगा सोवियत संघ का युद्ध से बहिर्गमन। इसमें 4, 1, 3 और 2, 4 नंबर ऑप्शन। सेलिफेन प्लान 1905, इटली का युद्ध में प्रवेश 23 मई 1915, अमेरिका का युद्ध में प्रवेश अप्रैल 1917 और सोवियत संघ का युद्ध से बहिर्गमन 3 मार्च 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों और देशों के संबंध में असत्य युग्मों को पहचाने। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति और उनसे संबंधित देश। सबसे पहले नंबर पर ऑरलैंडो इटली की तरफ से सम्मिलित हुआ था। किमोसी सोयोंजी जापान की तरफ से सम्मिलित होता। क्लीमेंसो इंग्लैंड की तरफ से नहीं था। क्लीमेंसो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। क्लीमेंसो फ्रांस की तरफ से आया था, इंग्लैंड की तरफ से नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1 और 2 इसके सही होंगे। चौथा कि वुडरो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था, अमेरिका की तरफ से सम्मिलित हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन भी इसमें सही है, तो 3 नंबर इसका गलत होगा। सर्वोच्च शक्ति परिषद में 5 देशों के 10 प्रतिनिधि सम्मिलित थे, जिनमें देश प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री। अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन और विदेश मंत्री थे
ब्रिटेन के लॉयड जॉर्ज और विदेश मंत्री थे वाल्फोर। फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो थे। इनके विदेश मंत्री या सेनापति थे मार्शल फोच। इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो थे। विदेश मंत्री थे सोनिवो। और जापान से किमोशी सोयोंजी आए थे और यहाँ के विदेश मंत्री थे नाबोकी मेकिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला हाथ या ब्लैक हैंड नामक गुप्त संगठन प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व कहाँ कार्यरत था? काला हाथ या ब्लैक हैंड नामक गुप्त संगठन प्रथम विश्व युद्ध से पहले कहाँ कार्यरत था? सार्बिया के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन। सार्बिया में स्लाव आंदोलन को तीव्र बनाने हेतु कुछ राष्ट्रवादियों ने अनेक गुप्त संस्थाएं बना रखी थी। इनमें एक संस्था थी काला हाथ या ब्लैक हैंड। इस ब्लैक हैंड संस्था ने यूनियन और डेथू संगठन या मृत्यु नामक दूसरी संस्था से मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से द्वितीय विश्व युद्ध के कौन से कारण थे? निम्न में से द्वितीय विश्व युद्ध के कौन से कारण थे? द्वितीय विश्व युद्ध के इनमें से कौन कौन से कारण थे? तो सबसे पहला, पेरिस समझौते के संधियों से उपजा असंतोष, इंग्लैंड की अलगाववादी और तुष्टीकरण की नीति, तना का स्मरण पत्र, अमेरिका की उदासीनता और उग्र राष्ट्रवाद की भावना। ये पांचों ही कारण जो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से माने जाते हैं। तो पांचों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। 4 नंबर ऑप्शन। द्वितीय विश्व युद्ध के निम्न कारण थे: राष्ट्रसंघ का निष्प्रभावी होना, आर्थिक मंदी, निशस्त्रीकरण के प्रयास असफल, शस्त्रीकरण की होड़, स्पेन का उत्तराधिकारी या गृह युद्ध और उग्र राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तना का स्मरण पत्र का संबंध किस देश से है? तना का स्मरण पत्र का संबंध कौन से देश से? जापान से। 1 नंबर ऑप्शन। बेरेन तनाका जापान प्रधानमंत्री ने 25 जुलाई 1927 को जापान के सेनाध्यक्ष, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री तथा युद्ध अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में तनाका ने कहा कि अगर विश्व को जीतना है तो एशिया को जीतना होगा, एशिया को जीतना है तो चीन को जीतना होगा और मंचूरिया व मंगोलिया को जीतना है तो मंगोलिया को जीतना होगा। मंचूरिया व मंगोलिया को जीतना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो एशिया, दक्षिण सागर, एशिया के अन्य देश स्वतः आत्मसमर्पण कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुशक्ति समझौता, चतुशक्ति समझौता, चतुशक्ति जो समझौता है यह 4 पावर ट्रीटी में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? चतुशक्ति समझौते में अंदर कौन कौन से देश थे? तो उसमें ब्रिटेन था, जापान था, फ्रांस था और रूस नहीं था, इसलिए अमेरिका था। चतुशक्ति जो समझौता जिसके अंदर 4 देश सम्मिलित थे, इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, जापान था और अमेरिका था। रूस इसमें सम्मिलित नहीं था। चतुशक्ति समझौता इटली के अलावा चारों राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान के मध्य 13 दिसंबर 1921 को हुआ था। इसमें तय किया गया कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों सभी देशों पर परस्पर सहयोग एवं सम्मान करेंगे। इसमें जापान की शक्ति को नियंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मेजिनो लाइन का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मेजिनो लाइन का निर्माण कौन से देश के द्वारा किया गया था? फ्रांस के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। फ्रांस ने अपने उत्तरी पूर्वी सीमा का भूमिगत किलों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मेजिनो लाइन कहा जाता है। फ्रांस के मेजिनो लाइन के प्रत्युत्तर में जर्मनी ने सिगफ्रीड लाइन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का फ्रांस पर आक्रमण, प्रथम व द्वितीय बाल्कन संकट, पोलिश व डेजिंग बंदरगाह के विषय पर जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण या फिर नॉर्वे व डेनमार्क पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण इनमें से कौन सा था? तो तात्कालिक कारण जो था वह पोलिश व डेजिंग बंदरगाह के विषय पर जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। 3 नंबर ऑप्शन। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलिश गलियारा तथा डेजिंग बंदरगाह के विषय पर पोलैंड पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इनमें सबसे पहले नंबर पर है फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग पर जर्मन आक्रमण। इन सभी पर जर्मन ने आक्रमण कब किया था? तो इन सभी पर फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग पर जर्मन का जो आक्रमण हुआ था, यह आक्रमण हुआ था मई 1940 में। मई 1940 के अंदर जर्मनी द्वारा ब्रिटेन पर आक्रमण, जर्मनी द्वारा ब्रिटेन पर आक्रमण जून 1940 में, जून
1940 में। नॉर्वे व डेनमार्क पर जर्मनी का आक्रमण, नॉर्वे व डेनमार्क पर जर्मनी का आक्रमण अप्रैल 1940 में। और बाल्टिक राष्ट्र व फिनलैंड पर रूस का आक्रमण, बाल्टिक राष्ट्र व फिनलैंड पर रूस का आक्रमण हुआ था नवंबर 1939 को। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा 4 नंबर, जो नवंबर 1939 का। इसके पश्चात आएगा नॉर्वे व डेनमार्क पर जर्मनी का आक्रमण। इसके पश्चात जो आएगा यह आएगा फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी का आक्रमण। और सबसे अंत में आएगा जर्मनी द्वारा ब्रिटेन पर आक्रमण, जर्मनी द्वारा ब्रिटेन पर आक्रमण जून 1940 का। तो इसमें 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2, 2 नंबर ऑप्शन। बाल्टिक राष्ट्र व फिनलैंड पर रूस का आक्रमण नवंबर 1939 को। नॉर्वे व डेनमार्क पर जर्मनी का आक्रमण अप्रैल 1940 को। फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम व लक्जमबर्ग पर जर्मन आक्रमण मई 1940 को। जर्मनी द्वारा ब्रिटेन पर आक्रमण 18 जून 1940 को। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में यह कथन किसका है? द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में यह कथन किसका है कि जनता हमें सहयोग करे, मेरे पास सिवाय रक्त, आंसू, पसीना व परिश्रम के कुछ नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में यह कथन किसका था कि जनता हमें सहयोग करे, मेरे पास सिवाय रक्त, आंसू, पसीना व परिश्रम के सिवाय कुछ नहीं है? तो यह कहा था चर्चिल ने। 3 नंबर ऑप्शन। उपयुक्त कथन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल का है। और इसके अलावा चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में कहा था कि हम अकेले ही लड़ रहे हैं मगर औरों के लिए लड़ रहे हैं, हम युद्ध करेंगे, आत्मसमर्पण से मर जाना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने त्यागपत्र क्यों दिया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने त्यागपत्र क्यों दिया था? क्योंकि नॉर्वे व डेनमार्क पर जर्मन अधिकार हो गया था। 4 नंबर ऑप्शन। अप्रैल 1940 में नॉर्वे और डेनमार्क पर जर्मनी का अधिकार होने पर चैम्बरलेन की सरकार ब्रिटेन में बदनाम हो गई। फलस्वरूप 10 मई 1940 को त्यागपत्र देना पड़ा। चर्चिल के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने सोमालीलैंड, केन्या, सूडान तथा उत्तरी मिस्र पर अधिकार कर लिया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन से देश ने जो सोमालीलैंड, केन्या, सूडान तथा उत्तरी मिस्र पर अधिकार किया था? इटली ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन। इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तरी अफ्रीका के सोमालीलैंड, केन्या, सूडान तथा उत्तरी मिस्र पर अधिकार कर लिया। ऑपरेशन टॉर्च के माध्यम से उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों को आजाद करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन बारबरोसा का संबंध किन दो देशों से था? ऑपरेशन बारबरोसा का संबंध कौन से देशों से था? जर्मनी और रूस से। 1 नंबर ऑप्शन। ऑपरेशन बारबरोसा के अंतर्गत जर्मनी द्वारा यूएसएसआर रूस पर तीनों ओर से आक्रमण किया गया मगर जलवायु व क्षेत्रफल हमेशा रूस के साथ रहे। स्टालिनग्राड की खूनी लड़ाई में नाजी सेना पराजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेनापति और उनके संबंधित देशों के संबंधित जोड़े में से कौन सा सही नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेनापति और उनके संबंधित देश। सबसे पहला है हरमन गोरिंग। गोरिंग जो जर्मनी का सेनापति था। रोमेल ब्रिटेन का सेनापति नहीं था, रोमेल भी जर्मनी का ही सेनापति था। जनरल वेगान जो फ्रांस का सेनापति था। और मार्शल जुको जो रूस का सेनापति था। तो इसमें 1, 3 और 4 सही है। 2 नंबर इसका असुमेलित होगा। जनरल रोमेल का संबंध जर्मनी से था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरल रोमेल उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश भागों को अपने कब्जे में कर चुके थे। जनरल रोमेल को रेगिस्तान की लोमड़ी, डेजर्ट फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चलाए गए युद्ध अभियानों के संबंध में कौन सा जोड़ा असंगत है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चलाए गए युद्ध अभियानों के संबंध में कौन सा जोड़ा असंगत है? सबसे पहला सी लोयन अभियान किसके विरुद्ध चलाया गया था? जर्मनी ने। ऑपरेशन टॉर्च रूस के विरुद्ध नहीं बल्कि ऑपरेशन टॉर्च जो अभियान चलाया था यह चलाया था अफ्रीका के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित होगा। ऑपरेशन हॉपिंग आइसलैंड अमेरिका में। और ऑपरेशन डायनेमो जो ब्रिटेन में। तो 1, 3 और 4 सही है। 2 नंबर इसका गलत होगा। ऑपरेशन टॉर्च इसके अंतर्गत अफ्रीकन मोर्चे ने
उत्तरी अफ्रीका सहित अफ्रीका के अन्य क्षेत्रों को इटली व जर्मनी के आधिपत्य से मुक्त करवाकर इस क्षेत्र में मित्र राष्ट्रों की सेना स्थापित की, ताकि यह सेना यूरोप अभियान करके यूरोप को नाजी ताकतों से मुक्त करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है कुर्स्क की लड़ाई। कुर्स्क की लड़ाई कब हुई थी? तो कुर्स्क की जो लड़ाई हुई थी यह हुई थी अगस्त 1943 में। कुर्स्क की लड़ाई अगस्त 1943 को। दूसरे नंबर पर है बल्ज की लड़ाई। बल्ज की लड़ाई दिसंबर 1944 की, दिसंबर 1944 में। तीसरे नंबर पर है एल्माइन का युद्ध। एल्माइन का युद्ध हुआ था 1942 के अंदर। और चौथे नंबर पर है स्टालिनग्राद की लड़ाई। स्टालिनग्राद की लड़ाई जो हुई थी यह हुई थी अगस्त 1943 में। स्टालिनग्राद की लड़ाई भी अगस्त 1943 में हुई थी। कुर्स्क की लड़ाई भी जो है अगस्त 1943 में हुई थी, लेकिन स्टालिनग्राद की लड़ाई पहले हुई थी, कुर्स्क की लड़ाई जो बाद में हुई थी। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा वो आएगा एल्माइन की लड़ाई जो 1942 की है। एल्माइन की लड़ाई के पश्चात स्टालिनग्राद की लड़ाई, फिर कुर्स्क की लड़ाई, और सबसे अंत में जो आएगा यह आएगा बल्ज की लड़ाई जो दिसंबर 1944 की है। 3 नंबर ऑप्शन। एल्माइन का युद्ध अक्टूबर 1942। इंग्लैंड के जनरल मोंटगोमेरी द्वारा जर्मनी के मिस्र को पराजित। स्टालिन के गिरिद की लड़ाई 21 अगस्त से 24 फरवरी 1943 तक जर्मनी व रूस के मध्य इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई थी। कुर्स्क की लड़ाई अगस्त 1943 में जर्मनी व रूस के मध्य। और बल्ज की लड़ाई दिसंबर 1944 को जर्मनी द्वारा बेल्जियम पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सेंटर बोर्ड का संबंध किस घटना से है? ऑपरेशन सेंटर बोर्ड का संबंध कौन सी घटना से? तो ऑपरेशन सेंटर बोर्ड का गठन अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु हमले से। 4 नंबर ऑप्शन। ऑपरेशन सेंटर बोर्ड 6 अगस्त 1945 को अमेरिका का जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के पश्चात युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने हेतु किन 2 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई? द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के पश्चात युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने हेतु कौन से 2 स्थानों पर जो अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी? कौन से स्थानों पर की गई थी? तो यह की गई थी न्यूरेमबर्ग और टोक्यो में। न्यूरेमबर्ग और टोक्यो पर। 2 नंबर ऑप्शन। द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के पश्चात युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने हेतु जर्मनी के न्यूरेमबर्ग व जापान के टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस युद्ध में जापान पहली बार निर्णायक रूप से पराजित हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन से युद्ध में जापान जो है पहली बार निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? कौन से युद्ध में पराजित हुआ था? तो यह हुआ था मिडवे का जल युद्ध। मिडवे का जो जल युद्ध हुआ था जून 1942 के अंदर, इसमें जो जापान निर्णायक रूप से पहली बार पराजित हुआ था। मिडवे का जल युद्ध जून 1942 में अमेरिकी एडमिरल निमित्ज तथा मित्र राष्ट्रों के संयुक्त सर्वोच्च सेनापति जनरल मैकार्थर ने जापानियों को पहली बार निर्णायक रूप से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑपरेशन ओवरलॉर्ड किस देश के विरुद्ध चलाया गया? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऑपरेशन ओवरलॉर्ड जो कौन से देश के विरुद्ध चलाया गया था? जर्मनी के विरुद्ध। 4 नंबर ऑप्शन। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड को डी डे भी कहा जाता है। 6 जून 1944 को मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के विरुद्ध नॉर्मेंडी पर सेनाएं उतार दी। इस संयुक्त सेना की कमान अमेरिका के जनरल डी आइजनहोवर को दी गई। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने सितंबर 1944 ईस्वी तक फ्रांस, लक्समबर्ग और विलियम को जर्मन सेनाओं से मुक्त करवा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्साय की संधि के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? वर्साय की संधि के संबंध में यह कथन कौन से विद्वान का है कि मित्र राष्ट्र जर्मनी के अर्धमृत शरीर से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ना चाहता है? वर्साय की संधि के संबंध में कौन से विद्वान ने कहा कि मित्र राष्ट्र जो है जर्मनी के अर्धमृत शरीर से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ना चाहते हैं? तो यह बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। 3 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स कंसिक्वेंसेज ऑफ वॉर, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक किसकी है? यह है मेनार्ड केन्स की। 3 नंबर ऑप्शन। मेनार्ड केन्स ने पेरिस शांति संधियों की आलोचना की, विरोध स्वरूप प्रतिनिधिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। मेनार्ड केन्स ने अपनी पुस्तक में इस संधि को कार्थेजियन शांति कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के प्रधानमंत्री जिन्हें 23 दिसंबर 1948 को जापान के प्रधानमंत्री जिन्हें 23 दिसंबर 1948 को द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध अपराधों के लिए फांसी की सजा दी गई। जापान के प्रधानमंत्री जिन्हें 23 दिसंबर 1948 को द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध के अपराधों में फांसी दी गई थी, वह कौन थे? हिदेकी तोंजो। 1 नंबर ऑप्शन। हिदेकी तोंजो 1941 से 44 ने युद्ध की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्हें युद्ध अपराधों के लिए फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विल्सन के 14 सूत्रों में शामिल नहीं था? कौन सा जो विल्सन के 14 सूत्रों में शामिल नहीं था? तो पहला है कि राष्ट्रीयता के आधार पर इटली का पुनः सीमांकन हो। राष्ट्रीयता के आधार पर इटली का पुनः सीमांकन हो, जो इन 14 सूत्रों की एक शर्त थी। पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग से आर्थिक बाधाएं हटा दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग से जो आर्थिक बाधाएं हटा दी जाए, यह भी विल्सन के 14 सूत्रों में सम्मिलित था। तीसरा कि अल्सास लॉरेंस प्रदेश फ्रांस जर्मनी को देगा। तो ये अल्सास और लॉरेंस प्रदेश है जो फ्रांस जर्मनी को नहीं बल्कि जर्मनी है जो फ्रांस को देगा। इसमें उल्टा दे रखा है, ये प्रदेश जर्मनी है जो फ्रांस को देगा, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। ऑस्ट्रिया हंगरी में स्वायत्त शासन की स्थापना। ऑस्ट्रिया हंगरी में स्वायत्त शासन की स्थापना, यह भी विल्सन के 14 सूत्रों में सम्मिलित था। तो 4 नंबर भी सही है, 3 नंबर इसमें सम्मिलित नहीं था। विल्सन के 14 सूत्र राष्ट्रसंघ की स्थापना हो, पोलैंड की स्वतंत्रता, अल्सास लॉरेंस जर्मनी फ्रांस को दे, मित्र राष्ट्र रूस की भूमि छोड़े, उसे विकास के पूर्ण अवसर मिले, निशस्त्रीकरण, भविष्य में गुप्त संधि के स्थान पर खुली संधियां हो, जर्मनी बेल्जियम की भूमि खाली करे, सार्बिया मोंटेनिग्रो व रोमानिया की पूर्ववर्ती स्थिति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रसंघ की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है, तो पहला ऑप्शन सही है। ब्रिटेन ने लीग ऑफ नेशन पर विचार हेतु वाल्टीमर समिति का गठन किया था। लीग ऑफ नेशन पर विचार हेतु जो समिति का गठन किया था, यह बाल्टीमोर समिति नहीं थी। इस पर जो विचार हेतु जो इसके प्रारूप के गठन हेतु विचार हेतु जो समिति का गठन किया था, वह समिति थी फिलिमोर समिति। फिलिमोर समिति जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे, फिलिमोर के नेतृत्व में गठित की गई थी, बाल्टीमोर समिति नहीं थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की विधिवत स्थापना हुई। राष्ट्रसंघ की विधिवत स्थापना जो 10 जनवरी 1920 की हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। चौथा ऑप्शन है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना के संबंध में पायरे ने कहा था कि हमारा भविष्य आपके हाथों में, हमारा भविष्य आपके हाथों में, यह पायरे ने कहा था राष्ट्रसंघ की स्थापना के संबंध में। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सत्य होगा, 2 नंबर इसका गलत है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना का सुझाव पहली बार यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्रों के अंतिम सूत्र के रूप में दिया था। इस कारण विल्सन को राष्ट्रसंघ का पिता कहा जाता है। विल्सन के सुझाव पर पेरिस शांति सम्मेलन में रखा गया। यहाँ पर लीग ऑफ नेशन पर विचार व प्रारूप गठन हेतु फिलिमोर समिति का गठन किया। ब्रिटिश के विदेश मंत्री इस सम्मेलन में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हेतु 19 सदस्यीय समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विल्सन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का स्थायी सदस्य नहीं था? कौन सा देश है जो राष्ट्रसंघ का स्थायी सदस्य नहीं था? तो इसमें फ्रांस था, इटली था, ब्रिटेन था। अमेरिका को भी पहले घोषित किया गया था इसका स्थायी सदस्य के लिए, लेकिन अमेरिका ने जो इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए अमेरिका इसमें साइड हो गया। इसके पश्चात 4 स्थायी सदस्य बचे थे, जिसमें फ्रांस था, ब्रिटेन था, इटली था और चौथा जो सदस्य था वह था जापान। तो फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और जापान, अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं था।
राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्य देश चार थे: फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और जापान। अमेरिकन कांग्रेस ने वर्साई संधि को अस्वीकृत कर दिया। इस कारण 19 मार्च की बैठक में अमेरिका ने भाग नहीं लिया। 1926 में जर्मनी 500 सदस्य बना। 1946 में यूके व फ्रांस दो ही स्थायी सदस्य रहे थे, क्योंकि बाकियों ने जो 1933 में 36 में इनसे त्यागपत्र दे दिया था। वीटो की कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ द्वारा किस आयोग का गठन मंचूरिया संकट संकट के निवारण के लिए किया गया था? राष्ट्रसंघ के द्वारा किस आयोग का गठन जो मंचूरिया संकट के लिए किया गया था? लिटन आयोग का। 4 नंबर ऑप्शन। 18 सितंबर 1931 को जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। चीन के एक भूतपूर्व सम्राट के नेतृत्व में मंचुकाओ नामक कठपुतली सरकार स्थापित की। 21 सितंबर को चीन ने राष्ट्रसंघ विधान की धारा 11 के अंतर्गत राष्ट्रसंघ के विधान मामलों की शिकायत दर्ज करवाई। राष्ट्रसंघ द्वारा इस मामले में लिटन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विवाद को सुलझाने में राष्ट्रसंघ के प्रयास सफल माने जा सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से विवाद को सुलझाने में राष्ट्रसंघ के प्रयास सफल माने जा सकते हैं? ओलैंड विवाद। 2 नंबर ऑप्शन। क्या था ओलैंड विवाद? तो ओलैंड द्वीप समूह विवाद। फिनलैंड और स्वीडन के बीच ओलैंड के विवाद को ब्रिटेन द्वारा 1920 में राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रसंघ ने 1921 में फैसला दिया कि ओलैंड द्वीप समूह पर फिनलैंड की प्रभुसत्ता बनी रहेगी। यहाँ के निवासियों को स्वायत्तता दी जाए, राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी जाए। राष्ट्रसंघ ने ओलैंड द्वीप समूह की तटस्थता की गारंटी देते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का वचन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की किस धारा में मैंडेट सिस्टम प्रावधान जोड़ा गया? राष्ट्रसंघ की कौन सी धारा में मैंडेट सिस्टम प्रावधान जोड़ा गया था? धारा 22 में। 4 नंबर ऑप्शन। राष्ट्रसंघ की धारा 22 में राष्ट्रसंघ के परसंविदा में पराजित राष्ट्रों से समर्पित राष्ट्रों को राष्ट्रसंघ ने अपने संरक्षण में लिया तथा इस मैंडेट प्रणाली को अधिदेश पद्धति या समादेश प्रणाली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में सही कथन का पहचान कीजिए। राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में सही कथन कौन सा है? सही कथन की इसमें से पहचान कीजिए। पहला कि इसकी स्थापना राष्ट्रसंघ की धारा 14 के अंतर्गत हेग में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में की गई थी। राष्ट्रसंघ की धारा 14 के अंतर्गत पहला ऑप्शन सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष रखा गया। राष्ट्रसंघ के समापन के बाद इसका अधिग्रहण यूएनओ में कर दिया गया। तीसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो सही होंगे। 3 नंबर ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना राष्ट्रसंघ की धारा 14 के अंतर्गत हेग में की गई, जिसमें 150 न्यायाधीश थे। इनकी नियुक्ति महासभा व परिषद की संयुक्त बैठक में की जाती थी। अपने संपूर्ण कार्यकाल में 29 निर्णय दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ का वह कौन सा प्रशासकीय अंग था जो सर्वाधिक व सबसे कम विवादास्पद रहा? राष्ट्रसंघ का कौन सा प्रशासकीय अंग था जो सर्वाधिक व सबसे कम जो सबसे कम विवादास्पद रहा था? सचिवालय। 2 नंबर ऑप्शन। राष्ट्रसंघ की धारा 6 व 7 में सचिवालय के गठन का प्रावधान है। इसका मुख्यालय जेनेवा में था। आरंभ में यह लंदन में था, जो नवंबर 1920 में जेनेवा में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका प्रधान अधिकारी महासचिव होता था, जो इस प्रकार थे। 1920 से लेकर 33 तक जेम्स एरिक ड्रग्स थे ब्रिटेन से। जोसेफ एवोलन 1933 से 40 तक फ्रांस से। सिनर लेस्टर 1940 से 46 तक आयरलैंड से। ये अंतिम महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रसंघ की कुछ घटनाएं हैं, इन घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है मोसुल विवाद। मोसुल जो विवाद है, यह मोसुल विवाद था 1924 ईस्वी का। दूसरे नंबर पर है यूनान और बुल्गारिया विवाद। यूनान बुल्गारिया विवाद 1925 ईस्वी का। तीसरे नंबर पर है कोर्फू विवाद। कोर्फू विवाद जो यह कोर्फू विवाद था 1923 ईस्वी का। और चौथे नंबर पर अल्बानिया विवाद। अल्बानिया जो विवाद है, यह अल्बानिया विवाद था 1921 का।
तो इसमें सबसे पहले अल्बानिया विवाद आएगा 1921 का, उसके पश्चात कोर्फू विवाद जो 1923 का, फिर मोसुल विवाद 1924 का, और सबसे अंत में यूनान बुल्गारिया 1925 से। 4, 3, 1 और 2, 4 नंबर ऑप्शन। अल्बानिया 1921, कोर्फू विवाद 1923, मोसुल विवाद 1924 और यूनान बुल्गारिया विवाद 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेसिया क्षेत्र विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था। साइलेसिया क्षेत्र विवाद है जो कौन से दो देशों के मध्य हुआ था। साइलेसिया जो विवाद हुआ था यह हुआ था जर्मनी और पोलैंड के मध्य। 3 नंबर ऑप्शन। यह क्षेत्र जर्मनी व पोलैंड के मध्य विवाद का विषय बना हुआ था। राष्ट्रसंघ ने उत्तरी साइलेसिया में 1921 में जनमत संग्रह करवाकर इस क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। एक क्षेत्र जर्मनी के नियंत्रण में रखा और दूसरा पोलैंड के नियंत्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है। राष्ट्रसंघ के संबंध में यह कथन है जो कौन से विद्वान का है कि एक अनाथ बालक को यूरोप में ऐसा छोड़ दिया जो अपने जनक की याद में अटलांटिक के तट पर खड़ा था। एक अनाथ बालक को यूरोप में ऐसा छोड़ दिया जो अपने जनक की याद में अटलांटिक के तट पर खड़ा था। यह राष्ट्रसंघ के संबंध में यह कथन है जो कौन से विद्वान के द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था E.H. कार के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। नॉर्मन वॉटन्स ने कहा कि कुख्यात मां यानी वर्साय की कुप्रतिनिष्ठ पुत्री राष्ट्रसंघ तथा बदनाम मां वर्साय की अवैध संतान है। पीटर हार्डी ने कहा कि एक अनाथ बालक को यूरोप के दरवाजे पर छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक चार्टर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अटलांटिक चार्टर से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहले नंबर पर है कि 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक महासागर में चर्चिल व रूजवेल्ट के मध्य वार्ता हुई थी, तो अटलांटिक चार्टर कहलाई। 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक महासागर में चर्चिल व रूजवेल्ट के मध्य यह वार्ता हुई जो अटलांटिक चार्टर कहलाई, तो सही है। दूसरा कि इस चार्टर के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी तरह के प्रादेशिक विस्तार के इच्छुक नहीं थे। इस चार्टर के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी तरह के प्रादेशिक विस्तार के इच्छुक नहीं थे। दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि इस चार्टर के अनुसार सभी राष्ट्रों को अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक व्यापार व कच्चे माल की सुविधाएं समान रूप से प्राप्त हो। इस चार्टर के अनुसार सभी राष्ट्रों को अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक व्यापार व कच्चे माल की सुविधाएं समान रूप से प्राप्त हो। तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है। चौथा है कि इस चार्टर के अनुसार शांति, खुले सागरों और महासागरों में निर्बाध आवागमन का अधिकार प्रदान कर सकेगी। इस चार्टर के अनुसार शांति, खुले सागरों और महासागरों में निर्बाध आवागमन का अधिकार प्रदान कर सकेगी। चौथा ऑप्शन भी इसका सही होगा, तो चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। 4 नंबर ऑप्शन। अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को इसे इंटर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक महासागर में प्राइम ऑफ वेल्स युद्धपोत पर चर्चिल व रूजवेल्ट के मध्य वार्ता हुई। यह वार्ता इस वार्ता को 8 सूत्री घोषणा पत्र के रूप में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित 4 घटनाएं दे रखी है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन, क्रीमिया या याल्टा सम्मेलन और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो इसमें शुरू के 2 सम्मेलन जो 1944 के हैं, बाद के 2 सम्मेलन जो 1945 के हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यह जुलाई 1944 में हुआ था। डम्पर्ट ऑक्स सम्मेलन यह जो हुआ था अगस्त से अक्टूबर तक 1944 में चला था। क्रीमिया सम्मेलन जो फरवरी 1945 में हुआ था। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो अप्रैल से लेकर जून तक चला था 1945 के अंदर। तो इसमें चारों ही है जो कर्म वाइज ही है। पहले जुलाई 1944, फिर अगस्त 1944, फरवरी 1945 और फिर अप्रैल 1945। 1 नंबर ऑप्शन। लंदन सम्मेलन 12 जून 1941 को, अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को, संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा 1 जनवरी 1942 को, कांसाब्लाका सम्मेलन 14 जनवरी से 24 जनवरी 1943 तक, मास्को सम्मेलन 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 1943 तक, काहिरा सम्मेलन 22 नवंबर से 26 नवंबर 1943, तेहरान सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943, काहिरा प्रथम सम्मेलन 2 से 7 दिसंबर 1943,
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1 से 22 जुलाई 1944, डम्पटन ऑक्स सम्मेलन 21 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक, क्रीमिया याल्टा सम्मेलन 4 से 11 फरवरी 1945 तक, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्यागपत्र देने वाला प्रथम राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्यागपत्र देने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया, 3 नंबर ऑप्शन। इंडोनेशिया ने 21 जनवरी 1965 को मलेशिया से विवाद के चलते यूएनओ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था तथा 28 दिसंबर 1966 को पुनः सदस्यता ग्रहण कर ली। इस प्रकार इंडोनेशिया एकमात्र राष्ट्र था जिसने यूएनओ की सदस्यता का त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के कौन से अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित को अध्यक्ष चुना गया था? संयुक्त राष्ट्र की महासभा में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के कौन से अधिवेशन के अंदर विजय लक्ष्मी पंडित को जो अध्यक्ष चुना गया था? तो यह चुना गया था 8वां अधिवेशन जो 1953 के अंदर हुआ था, 1 नंबर ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र के 8वें अधिवेशन 1953 में विजयलक्ष्मी पंडित को महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से क्रमशः न्यायाधीश बनने का सही अनुक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से न्यायाधीश बनने का सही अनुक्रम कौन सा है? भारत की तरफ से जो न्यायाधीश बने थे, कौन कौन बने थे और कब कब बने थे? तो सबसे पहले नंबर पर है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव इसके अध्यक्ष कब बने थे? तो यह बने थे 1952 से 53 तक। दूसरे नंबर पर डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह बने थे 1985 से 88 तक। रघुनंदन पाठक। रघुनंदन पाठक जो यह बने थे 1989 से 1991 तक। और दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी बने थे 2012 से लेकर 2017 तक। तो ये चारों ही क्रम वाइज है। सबसे पहले बेनेगल नरसिंह राव, फिर नगेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक और अंत में अभी दलवीर सिंह भंडारी जो 2012 से लेकर 17 तक थे। 1, 2, 3 और 4, 1 नंबर ऑप्शन। बेनेगल नरसिंह 1952 से 1952-53, डॉक्टर नगेंद्र सिंह 85 से 88, रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 91 और दलवीर भंडारी 2012 से 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? कौन से जो इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो मंदारिन है, स्पेनिश है, अरबी है, लेकिन उर्दू इसकी आधिकारिक भाषा नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन। यूएनओ की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और मंदारिन जो चीनी भाषा है। 18 दिसंबर 1997 को यूएनओ ने अरबी भाषा को मान्यता दी। यह यूएनओ की 6ठी भाषा है। इसके उपलक्ष्य में 18 दिसंबर को अरब देशों ने अरब दिवस मनाना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर नहीं रहते? कौन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर नहीं रहते? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर कौन नहीं रहते? तो इनमें सबसे पहले नंबर पर है कुर्त वाल्दीहिम। कुर्त वाल्दीहिम जो है ऑस्ट्रिया से थे, जो 1972 में इसके महासचिव रहे थे। दूसरे नंबर पर चांग काई शेक। चांग काई शेक इसके महासचिव नहीं रहे थे। तीसरे नंबर पर बुतरस बुतरघाली। बुतरस बुतरघाली जो मिस्र से थे, जो 1992 में इसके महासचिव बने थे। और चौथे नंबर पर डेम हैमरसोल्ड। डेम हैमरसोल्ड जो स्वीडन से थे, जो 1953 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर नियुक्त हुए थे। तो 1, 2, 1, 3 और 5, 1, 3 और 4 ये तीनों इसके महासचिव रहे हैं। चांग काई शेक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नहीं रहे थे। 2 नंबर ऑप्शन। पहले महासचिव त्रिगेवली नॉर्वे से थे, फरवरी 1946 से नवंबर 1962 तक। डेम हैमरसोल्ड स्वीडन। डेम हैमरसोल्ड डेम हैमरसोल्ड स्वीडन यह जो रहे थे, ये 1962 नहीं, सॉरी 1952 है। डेम हैमरसोल्ड जो स्वीडन से थे, अप्रैल 1953 से 53 से सितंबर 1961 तक। इसके पश्चात यूथांट म्यांमार से थे, नवंबर 1961 से सितंबर 1981 तक। पोर्ट वाल्दिमर ऑस्ट्रिया से थे, 1 जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक। और जीवियर परेज द कुया पेरू से थे, जो 1 जनवरी 1982 से लेकर दिसंबर 1991 तक। बुतरस गुल बुतरस बुतरघाली जो मिस्र से थे, 1 जनवरी 1992 से 1996 तक।
ओपी अन्ना घाना जो 1 जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक, बान की मून जो दक्षिण कोरिया से थे 1 जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक, एंटोनिया गुटरेस जो पुर्तगाल से है जो 1 जनवरी 2017 से लेकर और वर्तमान तक है जो इसके महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर नियुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा असंगत है। एक तरफ संगठनों के नाम दे रखे हैं, सामने उनके मुख्यालयों के नाम दे रखे हैं, तो इनका कौन सा जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहला विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है, पहला सही है। दूसरा विश्व बैंक का जो मुख्यालय है बर्न में नहीं है, बल्कि विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय बर्न में नहीं है, तो 2 नंबर इसका असुमेलित होगा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य हे के अंदर है। तो 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर इसका असुमेलित है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की धाराओं के संबंध में कौन सा जोड़ा असंगत है। संयुक्त राष्ट्र की धाराओं के संबंध में कौन सा जोड़ा है जो असंगत है। सबसे पहला है कि धारा 23 से 32 में सुरक्षा परिषद के बारे में जानकारी मिलती है। धारा 61 से 72 के अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का उल्लेख है। धारा 92 से 96 में सचिवालय का उल्लेख नहीं है, बल्कि सचिवालय का जो उल्लेख है यह धारा 97 से 101 तक है। धारा 92 से धारा 96 तक है जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख दिया गया। धारा 81 से 91 तक ट्रस्टीशिप परिषद का उल्लेख है। तो इसमें 3 नंबर सुमेलित नहीं होगा, 1, 2 और 4 इसके सही है। धारा 92 से 96 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 97 से 101 तक सचिवालय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में आयोजित एजेंडा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में आयोजित एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है, तो यह पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन है, 1 नंबर ऑप्शन। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो यूएनओ द्वारा आयोजित था। यह सम्मेलन 3 जून से 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ। पर्यावरण सुरक्षा व संरक्षण को लेकर 21 बिंदुओं वाली इस योजना समूह को एजेंडा 21 कहा जाता है। इसका लक्ष्य था सतत विकास व पर्यावरण सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुच्छेद के तहत किसी देश की समस्या समाप्त की जा सकती है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुच्छेद के तहत किसी देश की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 6 के तहत। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय 2 का अनुच्छेद 6 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य जिसने वर्तमान चार्टर में निहित सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन किया उसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा संगठन से निष्कासित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। सबसे पहला है कि इसमें हल्की नीली पृष्ठभूमि के साथ विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है इसमें हल्की नीली पृष्ठभूमि के साथ है जो विश्व का मानचित्र है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा कि इसमें विश्व को जैतून की टहनियों के घेरा दर्शाया गया, विश्व को जैतून की टहनियों से घेरा दर्शाया गया। दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरा कि संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक हल्के नीले रंग में बना है, संयुक्त राष्ट्र का जो प्रतीक हल्के नीले रंग में बना है, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है कि 20 अक्टूबर 1948 को इस ध्वज को अंगीकृत किया गया। 1948 को नहीं बल्कि 1947 को किया गया था। 20 अक्टूबर 1947 को जो इस ध्वज को अंगीकृत किया था, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को 20 अक्टूबर 1947 को अंगीकृत किया गया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र का लोगो हल्के नीले रंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस देश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस देश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। ताइवान को, 3 नंबर ऑप्शन। 20 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को स्वीकार करने और रिपब्लिकन ऑफ चाइना ताइवान को निष्कासित करने के लिए मतदान किया गया।
इसलिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने महासभा में आरओसी का स्थान और साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 में संयुक्त राष्ट्र ने किस ऑपरेशन के तहत कुवैत को इराक से मुक्त करवाया? 1991 में संयुक्त राष्ट्र ने कौन से ऑपरेशन के तहत कुवैत को इराक से मुक्त करवाया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, एक नंबर ऑप्शन। 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म द्वारा यूएनओ द्वारा कुवैत को इराक से मुक्त करवाया गया था। तो ये थे वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित 100 प्रश्न आज के। इसके पश्चात अब हम शिक्षण अधिगम सामग्री और इसके साथ ही हार्डवेयर से संबंधित 10-15 प्रश्नोत्तर और करते हैं, फिर इस क्लास का समापन करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो प्रश्न है यह है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित 2 कथन दे रखे हैं। पहला कि सर्वदर्शक सामग्री को राधाकृष्णन आयोग ने शैक्षिक क्रांति एजुकेशनल रिवॉल्यूशन कहा था। सर्वदर्शक सामग्री को राधाकृष्णन आयोग ने जो शैक्षिक क्रांति कहा था, तो इसको राधाकृष्णन आयोग ने नहीं बल्कि इसको कोठारी आयोग ने कहा था। सर्वदर्शक सामग्री को कोठारी आयोग ने जो शैक्षिक क्रांति कहा था, इसलिए पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री एडगर डेल ने इसे अधिगम शंकु के माध्यम से प्रदर्शित किया। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री एडगर डेल ने इसे अधिगम शंकु के माध्यम से प्रदर्शित किया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। एक गलत है और 2 सही है, केवल 2 सही, 2 नंबर ऑप्शन। सर्वदर्शक सामग्री को कोठारी आयोग ने शैक्षिक क्रांति की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित 2 कथन है। पहला है कि एडगर डेल ने 11 प्रकार की शिक्षण सामग्रियों को 4 वर्गों में विभक्त किया था। एडगर डेल ने 11 प्रकार की शिक्षण सामग्रियों को 4 वर्गों में विभक्त किया, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा कि एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु में आधार से शीर्ष की ओर जाने पर प्रभावशीलता बढ़ती है। एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु में आधार से शीर्ष पर जाने पर प्रभावशीलता बढ़ती नहीं है बल्कि प्रभावशीलता जो घटती है। इसमें बढ़ती दे रखा है, 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, तो इसमें केवल एक सही है, 1 नंबर ऑप्शन। एडगर डेल के अनुभव शंकु में सामग्रियों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री, प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री और शाब्दिक प्रतीक। डेल के अनुसार आधार में प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री होती है जो सर्वाधिक प्रभावशील होती है। आधार से शीर्ष शाब्दिक प्रतीक की ओर जाने पर प्रभावशीलता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आधारित कार्यक्रमों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंप्यूटर आधारित कार्यक्रमों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल जो कार्यक्रम है, क्लास कार्यक्रम 2004-05 में एनसीईआरटी के द्वारा चला गया। दूसरा कि क्लैप कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, यह जो कार्यक्रम है 1984-85 में प्रारंभ किया गया। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो क्लास कार्यक्रम है यह शुरू किया गया था 1984-85 में और क्लैप जो कार्यक्रम है यह शुरू किया गया था 2004-05 में। इसमें दोनों उल्टे दे रखे हैं, इसलिए दोनों ही ऑप्शन है जो इसके गलत होंगे। न तो 1 सही है और न ही 2 सही है, 4 नंबर ऑप्शन। क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल कार्यक्रम एनसीईआरटी के द्वारा 1984-85 में चलाया गया था। क्लैप कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम 2004-05 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए कंप्यूटर सेट उपलब्ध करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार एवं उनके उदाहरणों में असंगत युग्म चुनिए। एक तरफ शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार दे रखे हैं, सामने उनके उदाहरण दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा जो सुमिलित नहीं है? सबसे पहला दृश्य सामग्री कौन सा? चित्र जो दृश्य सामग्री है, तो चित्र बिल्कुल दृश्य सामग्री है। रेडियो सर्व सामग्री है, तो रेडियो सर्व सामग्री है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा सर्व दृश्य सामग्री प्रोजेक्टर जो सर्व दृश्य सामग्री नहीं है, केवल दृश्य सामग्री है। प्रोजेक्ट में सुनाई नहीं देता, केवल दिखाई देता, तो यह सिर्फ दृश्य सामग्री ना कि सर्व दृश्य है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका असुमिलित होगा।
चौथा है सर्वे सामग्री लिंगुआफोन। लिंगुआफोन और जो रेडियो ये दोनों ही सर्वे सामग्री है, तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है, 3 नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानें। शिक्षण अधिगम सामग्री में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? पहला है कि ज्ञान दर्शन भारत का पहला शैक्षिक टीवी चैनल है। ज्ञान दर्शन भारत का पहला शैक्षिक टीवी चैनल है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि स्वयं प्रभा पीएमई विद्या योजना के अंतर्गत संचालित टीवी चैनल की एक श्रृंखला है। स्वयं प्रभा जो पीएमई विद्या योजना के अंतर्गत संचालित टीवी चैनल की एक श्रृंखला है, तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरा कि एजुसेट भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह जो 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया था। एजुसेट भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह जो 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है कि ज्ञान धारा भारत का प्रथम शैक्षणिक एफएम रेडियो है। भारत का प्रथम जो शैक्षणिक एफएम रेडियो या ज्ञान धारा नहीं बल्कि ज्ञान वाणी है। ज्ञान वाणी जो है यह भारत का पहला प्रथम शैक्षणिक एफएम रेडियो है, ज्ञान धारा नहीं। तो इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। ज्ञानवाणी भारत का प्रथम शैक्षणिक एफएम रेडियो चैनल है जो 2001 में प्रारंभ हुआ। ज्ञानधारा इंटरनेट पर आधारित शैक्षिक रेडियो चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के ई संसाधनों के संबंधित महत्वपूर्ण कथन का चयन कीजिए। शिक्षण अधिगम सामग्री के ई संसाधनों से संबंधित समूह चयन कौन सा? ई संसाधन ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार एवं उनके उदाहरण को असंगत युग्म का चयन कीजिए। शिक्षण अधिगम सामग्री और उनके प्रकारों के उदाहरण में असंगत युग्म कौन सा? प्रक्षेपित सामग्री ओवरहेड प्रोजेक्टर, क्रियात्मक सामग्री तारामंडल, दृश्य सहायक सामग्री मार्कर बोर्ड और सर्व्य सहायक सामग्री एपिडायोस्कोप है जो यह दृश्य सामग्री है, ना कि सर्वे सामग्री। एपिडायोस्कोप दृश्य सामग्री है, सर्वे सामग्री नहीं। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सर्वे सामग्री के अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर इत्यादि आते हैं। एपिडायोस्कोप एक प्रकार का अपारदर्शी प्रोजेक्टर है जिसका उपयोग वस्तु पर बल्ब चमकाकर स्क्रीन पर अपारदर्शी और पारदर्शी दोनों प्रकार की वस्तुओं का प्रतिबिंब प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित सहायक सामग्री का प्रकार नहीं है? कौन सा जो प्रक्षेपित सहायक सामग्री का प्रकार नहीं है? तो इसमें फिल्म प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और टेलीविजन ये तीनों प्रक्षेपित सहायक सामग्री है। तारामंडल या प्लेनेटेरियम जो है क्रियात्मक सहायक सामग्री है। क्रियात्मक सहायक सामग्री, प्रक्षेपित सहायक सामग्री नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन। तारामंडल या प्लेनेटेरियम क्रियात्मक सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। यह मुख्य रूप से खगोल विज्ञान और रात के आकाश के बारे में शैक्षिक व मनोरंजन शो प्रस्तुत करने या आकाशीय नेविगेशन के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर के भौतिक भाग जो फिजिकल एलिमेंट्स है उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है, जिनमें सीपीयू आ गया, मॉनिटर आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सभी है जो भौतिक जो घटक होते हैं फिजिकल एलिमेंट, ये सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज डेटा एक्सेस प्रदान करता है? कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो सबसे तेज डेटा एक्सेस प्रदान करता है? तो यह है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। 2 नंबर ऑप्शन। एसएसडी नवीन तकनीकी हार्ड डिस्क कहा जाता है। इसमें हार्ड डिस्क की तरह कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है तथा इसे ईईपीआरओएम अर्थात फ्लैश ड्राइव तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है, जिससे यह हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत तेज गति से डेटा एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई कंप्यूटर पोस्ट पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट पास नहीं करता तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? यदि कोई कंप्यूटर पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पास नहीं करता है तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो यह हार्डवेयर में कोई समस्या है। 3 नंबर ऑप्शन। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एक प्रारंभिक टेस्ट प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर सही से काम कर रहे हैं। यदि पोस्ट विफल होता है तो इसका मतलब है कि किसी हार्डवेयर में कोई खराबी हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। सीपीयू के प्रमुख घटक एएलयू, सीयू और रजिस्टर्ड। ए नंबर ऑप्शन। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह गणितीय और तार्किक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल गणनाएं करता है तथा डेटा प्रोसेसिंग का संपूर्ण कार्य इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। सीयू कंट्रोल यूनिट, निर्देशों को नियंत्रित करता है और सीपीयू के सभी कार्यों को प्रतिबंधित करता है। रजिस्टर्ड अस्थायी डेटा स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड का उपयोग होता है। कंप्यूटर में मदरबोर्ड का उपयोग किस लिए होता है? तो कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड का उपयोग होता है यह विभिन्न हार्डवेयर घटकों को जोड़ने के लिए। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मदरबोर्ड एक पीसीआई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, अर्थात मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को जोड़ने के लिए किया जाता है तथा यह सभी घटकों के बीच संचार डाटा ट्रांसफर को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट क्लास में टच स्क्रीन डिस्प्ले का उपयोग क्यों होता है? स्मार्ट क्लास रूम में टच स्क्रीन डिस्प्ले का प्रयोग क्यों होता है? इसका जो प्रयोग होता है यह इसका प्रयोग होता है इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए। 4 नंबर ऑप्शन। टच स्क्रीन डिस्प्ले का उपयोग कक्षा में इंटरेक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जिससे शिक्षक और छात्र सीधे स्क्रीन पर आरेख बना कर सकते हैं तथा उत्तर दर्ज कर सकते हैं। डिजिटल क्लास में क्लाउड स्टोरेज क्या क्या उपयोग है? डिजिटल शिक्षा में क्लाउड स्टोरेज का क्या उपयोग है? डेटा को ऑनलाइन डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रखने और किसी भी डिवाइस से एक्सेस करने के लिए। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स आदि छात्रों और शिक्षकों को अपनी फाइल को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने तथा उन्हें कहीं से भी एक्सेस करने की सुविधा देता है। तो ये थे आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक और उसके साथ ही हार्डवेयर और शिक्षण अधिगम सामग्री के टॉपिक जिनसे 115 प्रश्नों को किया। इसके बाद अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक करते हैं। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।